सर। This वालेकुम meeting is सलाम। being recorded. अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, सब ठीक है, खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक है सर? हम और ठीक ठाक है सर। कुर्बानी की तैयारियां कैसी चल रही हैं आप लोगों की? महंगाई इतनी हुई है, कुर्बानी मुझे लगता है चल रही है इस बात। वालेकुम सर। सर आप वो कह रहे थे कि असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन शेयर करेंगे, तो पूरा हफ्ता इंतजार करते रहे सर, वो सॉल्यूशंस आपके मिले सर। असल में हाँ, एक तो जो लेक्चर अपलोड करना था पिछला वाला, वो भी, उसके भी मेरे पास यूट्यूब के क्रीडेंशियल्स जो है ना नहीं मिले थे। अभी कल मुझे क्रीडेंशियल मिले हैं, वो भी मैंने चेक नहीं किया। उनका ईमेल आप लेके हमने ऐड कर दिया है एंड आई डोंट नो अभी क्या सीन है, मैं देखता हूँ। अच्छा सर, ये जो क्या कहते हैं उसके लेक्चर तो अपलोड हो गए हैं डॉकर के और लिनक्स, तो सर उनकी जो हाँ बुक्स हाँ, वगैरह हैं वो कहाँ से अवेलेबल होंगी? ऑल्दो मैंने मैसेज करा था ग्रुप में आपके भी। और अच्छा, मैं बुक जो है ना अभी मैं चैट में डाल देता हूँ। सर आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही। थैंक यू सो अच्छा मच। जी, मैं अभी बुक्स की बात हो रही है, डॉकर की, और दूसरी कौन सी है? लिनक्स की सर। लिनक्स की ना, मैं अभी डाल देता हूँ मेरे पास, चेक करता हूँ बुक्स हैं मेरे पास। एक्सक्यूज मी सर। सर ये अटेंडेंस का क्या सिस्टम होगा? अटेंडेंस का क्या सिस्टम करना है बताएं। सर क्योंकि जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, फिर जब आप ज्वाइन करते हैं तो फिर वो रिकॉर्डिंग खत्म कर देता है। नहीं, जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो मैं जब तक क्लास शुरू नहीं करता हूँ मैं रिकॉर्डिंग को पास कर देता हूँ, जो बिला वजह जो है ना वो एक साइलेंट रिकॉर्डिंग हो रही होती है, इस वजह से फिर मैं ऑन कर देता हूँ जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। नहीं वो क्योंकि जब मैंने अभी अच्छा लास्ट ये टाइम हाँ, 2 दफा हुआ है मैं जो कि है ये बुक्स जो जी वो नहीं, मैं 2 दफा ज्वाइन किया। मैं लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि क्लास ज्वाइन करते हैं कि जब आप ज्वाइन नहीं होते, जब 3-4 लड़के ही होते हैं, उस टाइम भी आ रहा होता है कि क्लास रिकॉर्ड हो रही है, पर आवाज आ रही होती है कि क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है। जब आप ज्वाइन करते हैं फिर रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है, मगर रिकॉर्ड मगर कंप्लीट हो जाता है। नहीं, ये मैं आप लोग। जैसे ज्वाइन करता हूँ मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, इस वजह से वो ऐसा होता है। अच्छा सही बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा खुद से नहीं होता। अच्छा सर, एक और चीज, अच्छा तो आप लोग लास्ट टाइम कैसे आप लोगों ने डीप लर्निंग की हमने क्लासें ली थी पोर्टल में, मतलब उसमें पहले 4 चैप्टर की क्लासें थी पोर्टल पे। इस दफा पोर्टल पे कोई क्लास ही नहीं है, मतलब कि डीप लर्निंग की 5 से लेकर 8 तक ना क्लास की उस पर क्लासें हैं। सिलेबस में तो लिखा हुआ है कि क्लास भी करनी है और डीप लर्निंग के 4 चैप्टर भी करने हैं, तो पोर्टल के ऊपर ना दो किताबें मैंने अपलोड कर दी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये डॉकर का वालेकुम सलाम। तो ये डॉकर का क्या फंक्शन है सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? हमारा तो काम डीप लर्निंग का है, लेकिन ये डॉकर तो वेब कंटेनराइजेशन है, तो इसका क्या यूज केस है इधर हमारे पास? जब आप थोड़े ज़्यादा सीनियर हो जाएंगे, जब अपनी स्मार्ट एप्लीकेशन बनाएंगे, तो लोड बैलेंसिंग के लिए आप कंटेनराइजेशन जो है ना वो परफॉर्म करेंगे। असल में अब जो काम हो रहा है वो डेवऑप्स, ये सारा काम डेवऑप्स का होता है, ठीक है। ऑपरेशंस का होता था, फिर डेवऑप्स का हो गया, अब ये काम डाटा डेवऑप्स कहलाता है, कि जो डाटा का और एआई का बंदा है उसको खुद भी ये काम करना जो है वो आना चाहिए और इसकी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। इसलिए जो है वो कंटेनराइजेशन या डॉकर और कुबरनेटीज जो है वो सिलेबस में शामिल किया गया है, कि अगर आपको ना भी करना पड़े लेकिन एटलीस्ट आपके को इतना पता होना चाहिए कंटेनराइजेशन करते कैसे हैं और क्यों ज़रूरी है। Sir, my question is about that कि this is about the web,
सर ये वेब, लेकिन हमारा तो ऑफलाइन भी चल सकता है, कोई इतना मसला नहीं। अगर हमारा किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और डेटा पड़ा हुआ है किसी सेंट्रल डेटाबेस में, तो वो मतलब फॉर एग्जांपल बैंक्स हैं सर, बैंक्स तो नहीं ना ऑनलाइन डाटा अपना रख सकते क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत से और कंसर्न्स होते हैं, तो सर वो तो लोकली परफॉर्म करवा रहे होते हैं मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स वगैरह ये वो। तो डॉकर तो सर जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है वो तो वेब के रेलेवेंट है, इस वेब के अलावा तो इसके अलावा आपका जो मैं वही बता रहा हूँ, हमारा जो सिलेबस है ना वो एक फुल स्टैक स्मार्ट एप्लीकेशन का सिलेबस है, ठीक है, जिसके अंदर आप डाटा हैंडलिंग सीख रहे हैं, डाटा मॉडलिंग सीख रहे हैं, मॉडल्स बनाने के बाद आप मॉडल्स की डिप्लॉयमेंट सीखेंगे, उसके लिए आप एपीआईज बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। हमारे अगले सिलेबस के अंदर जो है वो फ्लास्क और जेंगो वगैरह की चीज़ें भी शामिल हैं, ताकि आप एपीआई बना के रेडी फॉर्म में किसी फ्रंट एंड बंदे को जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि सिलेबस एक्चुअली आउटलाइन है क्या, क्योंकि वो भी जो सिलेबस प्रीवियसली चलता आ रहा है उसमें सिर्फ एंड पे ये दिया हुआ है कि जितना हम कवर कर सके, तो ऑफ कोर्स ये कोई उसके अंदर नहीं, उसके अंदर ये होता है कि ये सिलेबस जो है ना हमारा, एक तो सबसे अच्छी और डायनामिक बात ये है कि सिलेबस को हमने फिक्स नहीं रखा है। जैसे आज आपका एक Q3 जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो इसका सिलेबस एक डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन इस दौरान क्या होता है कि जैसी हमें फील होता है, जो भी हमारी सिलेबस वाली टीम है और सारी चीज़ें कि नहीं Q3 अब मार्केट में एक नई चीज़ आ गई है, ठीक है, जो हमने सिलेबस में चीज़ शामिल की थी उसका एडवांस वर्जन है, तो फौरन ड्यूरिंग जो है ना कोर्स ही उसको रिप्लेस करके अपडेट कर दिया जाता है, या एटलीस्ट अगली क्लास के लिए तो अपडेट कर ही दिया जाता है। अच्छा, ये हम इसलिए करते हैं कि मोस्ट एडवांस चीज़ जो है वो आपको कवर कराई जाए। अच्छा, ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो चीज़ पहली दफ़ा आ रही होती है वो पढ़ाने वाले को भी पढ़नी है, और अब मैं आपको बता दूं कि हमें कितना पढ़ना पड़ता है, और हम पहले खुद उसके जो है ना टेस्ट में अपेयर होते हैं, और ये बिल्कुल रन टाइम पे चल रहा होता है बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे। अब जैसे Q4 के अंदर जो है वो अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ाया, उसके अंदर हमारे पास AWS या सेज मेकर वगैरह नहीं था। अब हम पूरी टीम जो है वो वीक में काफ़ी सारे घंटे लगा के जूम पे पहले खुद सेज मेकर को पढ़ रहे थे, इम्प्लीमेंट कर रहे थे, और फिर उसके बाद जो है वो हम क्लासेस के अंदर जो है वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहे थे और पढ़ा भी रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल भी आ जाती है, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए, ये स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए कि हम वो लेटेस्ट चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएं जो इस वक्त जो है मार्केट में चल रही हो। ठीक है, पुरानी चीजें पढ़ाई जा सकती हैं लेकिन ऑब्सोलीट हो जाती हैं। जी जी, इट्स ग्रेट थिंग सर। लेकिन मैं इससे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हैं तो हम ऑफ कोर्स फ्यू थिंग्स हम लाइन चार्ट आउट करते हैं। तो फॉर टाइम बीइंग आपने क्या मतलब PIAIC ने क्या चार्ट आउट किया हुआ है? क्योंकि मेरे ख्याल में अक्सर एक इससे वी विल नॉट बी श्योर ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू। मैं इसको एक जुमले में जो है ना वो समराइज कर रहा हूँ कि हमने जो है ना वो आपको सिर्फ AI मॉडलिंग का बंदा नहीं बनाना, हमने आपको सिर्फ डाटा रैंगलिंग का बंदा नहीं बनाना, हमने आपको फुल स्टैक बंदा बनाना है। फुल स्टैक बंदे में एक ऐसा बंदा जिससे डाटा क्लींजिंग और डाटा विजुलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स हों, ठीक है, उसे AI के कॉन्सेप्ट हों, AI के अंदर जो है ना वो कंप्यूटर विजन जानता हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जानता हो, और फिर इसके बाद जो है वो साथ साथ जो है वो APIs बनाना जानता हो, APIs को कंटेनराइज करा के जो है ना कंटेनराइज फॉर्म के अंदर डिलीवर करना जानता हो, ठीक है, राइट। और फिर आखिरी मॉड्यूल के अंदर जो है ना अब क्योंकि क्लाउड का दौरा चल रहा है जी। और इस सेमेस्टर में हमारा क्या गोल है? इस सेमेस्टर में हम इसमें से क्या करेंगे? इस सेमेस्टर में हमारा गोल ये है, हाँ, इस सेमेस्टर में हमारा गोल ये है कि हम ये कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ये जो एडवांस डीप लर्निंग के प्रोसीजर हैं ये करें, ठीक है, और साथ साथ जो है वो आप लोग जो है वो डॉकर और जो लिनक्स है वो सीख रहे हैं, ताकि आपका एक ये फ्लेवर इस तरफ से चलता रहे, राइट। जो प्रैक्टिकल एडवांस डीप लर्निंग है वो आप परफॉर्म करें। और अब उसमें टारगेट ये है कि जो उस तरह सिलेबस में लिखा होता है कि और हम जितना कवर सके, मेरा सही तो टारगेट ये है कि फ्लास्क या जेंगो भी मैं आपको इसी क्वार्टर में कवर कराऊंगा। राइट। ये कह रहा था कि लास्ट क्वार्टर में तो आप बहुत फास्ट किए थे,
तो इस क्वार्टर में भी थोड़ा सा अगर क्लासेस ज्यादा कर लें और मटेरियल थोड़ा थोड़ा करके करें तो हम जरा साथ साथ चल सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में आप बहुत फास्ट गए थे, वो हम मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। जो है ना क्लासेस, हाँ क्लासेस बढ़ाने कर लें या एडिशनल क्लासेस कर लें, वीक में डबल कर लें, वो कुछ ना कुछ सेटिंग जो है वो करने का मौका भी मिले, क्योंकि आप इतना पढ़ा देते हैं तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए 1 वीक भी ना करता है, मसला ये हो जाता है यार। मतलब आप देखोगे 2 घंटे की क्लास में हम इतना पढ़ा देते हैं कि प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता। अगर हम हफ्ते में 2 क्लासें कर लें तो आपका क्या असर होने वाला है? नहीं उसमें ये होगा ना सर कि आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब ये कि आज जब जो आप पढ़ाते हैं उसको जाके फिर हमें खुद गूगल पे खुद भी सर्च करके कुछ चीजें खुद भी पढ़नी पड़ जाती हैं, मसला ये हो जाता है यार। मतलब मैं खुद सर्च करनी पड़ जाएंगे। मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है आप किसकी क्लास में थे, मैं तो उतना कोशिश करता हूँ कि जितना स्लो, हाँ जितना स्लो हो सकूं और जितना इजीली जो है ना वो बच्चों को समझ में आ सके, चाहे उसके लिए कितना भी टाइम लग जाए, बार बार रिपीट भी करना पड़ जाए। मैंने तो कभी नहीं आपकी लास्ट क्लास ली थी, लेकिन आप अच्छा जा रहे थे, सब कोई शक नहीं है। इतना स्पीड नहीं चलाता हूँ ये जो सर एक्चुअली आपका जो वे ऑफ टॉक है, वे ऑफ स्टडी है ना, आप उसी तरीके से पढ़ाएं। सबके डिफरेंट ओपिनियन होगी, किस किस को नोटिस करेंगे आप? सर ये सर कासिम आपके स्टूडेंट बात यही है जी। सर कासिम आपके स्टूडेंट है? नहीं, हम दोनों कुलीग हैं सर। एक चीज ये हाईलाइट करनी थी, जिस तरह हम आपने अभी फर्स्ट वीक के बाद लिनक्स का एग्जाम हो जाएगा फर्स्ट या सेकंड वीक में, और उसमें भी पढ़ना है, लिनक्स पढ़नी है, फिर ये भी चल रही है, फिर उसके बाद फौरन डॉकर स्टार्ट करना है, तो और वो भी गाइडेड नहीं है। तो अब हम बात लोग नहीं गाइडेड है, और डॉकर की आप वीडियोस देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे पोर्टल के ऊपर, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, मैं गारंटी कर रहा हूँ। मैंने वो जो है ना लिनक्स और डॉकर जो है ना पूरी वीडियोस को उसको मैंने गो थ्रू किया हुआ है, इंशाल्लाह आपको कहीं परेशानी नहीं होगी उसके अंदर। सर नासिर सर मेरा सर मैंने देखी है वीडियोस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वो बेबी स्टेप में किया हुआ है, सारी चीजें कवर उधर बहुत शानदार कवर किया हुआ है। वो मैंने AWS यूडेस्टी के बहुत शानदार कवर हुआ है सर। वो यूडेस्टी के कोर्स मेरा ख्याल है इन्होंने उर्दू में जो है ना ट्रांसलेट करके वो सारा वही लिखा। सही सर नासिर सर मेरा ना आपसे क्वेश्चन है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैं इनिशियली 5-10 मिनट लेक्चर में ज्वाइन किया है। सर मैं ये पूछना चाहती कि आप लिनक्स और डॉकर का जिक्र कर रहे हैं, तो ये किस तरह से कनेक्टेड है डीप लर्निंग के साथ, और इसको हम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, यही डिस्कशन हमारा स्टार्ट से हुआ है कि डॉकर और लिनक्स जो है ना वो पढ़ना ज़रूरी है, ताकि डॉकर जो है ना उसकी आप कमांड वगैरह लिनक्स पे चला सके। इसको हम किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं, इसको मैं भी यही एक्सप्लेन कर रहा था। जो एप्लीकेशन बनेगी, ठीक है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप बड़े डेवलपर बनेंगे और बड़ी लार्ज स्केल एप्लीकेशंस बनाएंगे, तो वो लार्ज स्केल एप्लीकेशंस जो हैं वो आज के दौर में जो है वो कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। तो आप अगर इंडस्ट्री में जाके खुद कंटेनराइजेशन ना भी कर रहे हो, लेकिन आपको मार्केट नॉलेज जो है वो होनी चाहिए कंटेनराइजेशन के बारे में और कुबरनेटिस के बारे में, ठीक है, और APIs बनाने के बारे में, क्योंकि आप जो भी मॉडल्स बनाएंगे वो आप किसी को जब प्रोवाइड करेंगे तो वो APIs की थ्रू ही जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे, कंटेनराइज करके ही प्रोवाइड करेंगे। इसलिए जो है वो उसको हमने इसमें शामिल किया हुआ है। इसमें सर एक चीज ये बता दें कि वो लेक्चर्स आप ये जो क्लास लेते हैं उसमें वो चीजें कवर होंगी या उनको सेपरेटली पढ़ेंगे? उनको हम सेपरेट पढ़ेंगे। पोर्टल के ऊपर वीडियोस जो हैं दोनों की अपलोड हुई हुई हैं, उनसे कवर करेंगे उनको। सर नासिर सर मेरा थैंक यू जी मुबश्शिर। सर जो है ना मेरा जो सर आपसे क्वेश्चन है, जो आप सर कह रहे हैं ना जेंगो की बात करें, क्लास की बात करें, इवन पाइथन रेलिवेंट जो कहें, केवी हो गया सर, फिर सर इतना जो इस तरह का रेलिवेंट जो मवाद है ना ये सर नेट पे बहुत यूट्यूब पे बहुत मिल जाता है। जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्योर AI को समझने के लिए, देखिए सर आपको प्योर AI तो चल रही है ना, प्योर AI तो रुकी नहीं है ना, इसीलिए तो हमने इसको क्लास में शामिल नहीं किया ना भाई।
आपकी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग तो प्योर एआई तो वो आपकी इन क्लास हम इन पर्सन पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए तो हमने इसको साइड कोर्स के तौर पे रखा है ना सर। डॉकर और वो दोनों मैंने पहले सेमेस्टर के अंदर पीएनसी में मैंने पढ़ लिए थे। मतलब ये कि हमारा जो है ये फ्लो वैसे एआई का वैसे ही चलता रहता है, वो साइड लेक्चर है हमारे डॉकर और लिनक्स। जी जी थैंक यू सर। चलिए शुरू करते हैं। जी जी सिर्फ लास्ट वीक के इसमें असाइनमेंट्स आएंगी हमारी, और इसमें भी जैसे लास्ट टाइम हमें प्रोजेक्ट्स मिले थे इसमें, तो इस दफा भी मिलेंगे हमें? हाँ इस दफा भी आपको मिलेंगे, लेकिन इस दफा भी बुक के अंदर ही जितनी सारी चीजें हैं अगर उनको क्योंकि उसको उस स्टाइल में भी कवर कर लेंगे, फिर रेलेवेंट डाटा सेट जो है ना वो कर लेंगे। बुक की एग्जाम्पल भी आपको एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि कंप्यूटर विजन की जो एग्जाम्पल्स हैं और जो डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एक एक बार जो है ना मॉडल चलाने में बड़ा वक्त लग जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट आपके पास जो बुक की एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छी तरह आपको क्लियर भी होंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, वो आपको एग्जीक्यूट भी हो जाएं। प्लस फिर हम देखेंगे कैगल से डाटा सेट में खुद जो है ना सेलेक्ट किए हुए हैं मैंने, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको इंशाल्लाह, वो भी आप करेंगे। टारगेट तो मेरा ये है कि बुक की एग्जाम्पल पहले, वो टारगेट है कि वो जरूर चलनी चाहिए आपके पास, क्योंकि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो है स्टूडेंट फंस जाते हैं। राइट सर, ठीक, थैंक यू। चले मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। ये मैंने बुक डॉकर की और लिनक्स की जो है मैंने चैट के अंदर जो है वो दोनों ये शेयर कर दिए, ठीक है। कुबरनेटिस तो अभी नहीं है ना आपके सिलेबस में, कुबरनेटिस भी नहीं डाल दूं। यस सर अभी नहीं है। ओके ओके म्यूट कर दिएगा। अच्छा जी, अपने आप लोग म्यूट कर लें अपने आप को, ताकि फिर मैं जो है वो बात शुरू कर सकूं। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर विजन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। हमने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को डिस्कस किया था, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, कर्नल कैसे काम करता है, किस तरह वेट जनरेट होते हैं, ये सारी बातें जो है वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो देख ली थी। और किस तरह पैरामीटर्स जो है ना वो जनरेट हो रहे हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैसे काउंट होते हैं, इसका फार्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये डिस्कस कर लिया था। फिर फ्लैट कर देते हैं हम लेयर्स को, क्लासिफायर जो है ना वो लगाते हैं, डेंस क्लासिफायर जो बेसिकली क्लासिफाई करता है। डाटा डाउनलोड करके हमने ये एग्जाम्पल जो है वो एग्जीक्यूट कर ली थी, ठीक है। कन्वोल्यूशन ऑपरेशन को मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल के साथ कि कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में जो है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह जो है ये फिल्टर जो है वो इमेज के ऊपर मूव करता है और किस तरह जो मामला जो है वो चलता है। कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कन्वोल्यूशन नेटवर्क के जो मैं बताता हूँ यहाँ पे। कि कन्वोल्यूशन नेटवर्क जो है जो पैटर्न्स लर्न करता है वो ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट होते हैं। ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट क्या चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जो है आपको बता दूं कि स्मार्ट वर्क करता है कन्वोल्यूशन। ट्रांसलेशन सिमेट्री आपके पास लाइक दिस, ये इमेज बेहतर है। कि कोई इमेज जो है जिस तरह ट्रांसलेशन इनवेरिएंस है, रोटेशन इनवेरिएंस है, साइज इनवेरिएंस है, कि अगर किसी चंक ऑफ पिक्सेल्स को जो है कन्वोल्यूशन नेटवर्क ने किसी एक लोकेशन के ऊपर
ट्रेनिंग कर ली है, अब वो चीज़ अगर रिपीट होती है दूसरी लोकेशन पे, तीसरी लोकेशन पे, यानी उसकी ट्रांसलेशन हो जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो ट्रेनिंग जो है उसकी ऑलरेडी हुई हुई होती है, उसको वो दोबारा ट्रेन नहीं करता, बल्कि लास्ट जिस पे ट्रेन हुआ है उसी को जो है वो रिकग्नाइज कर लेता है। लाइक दिस लिखते हैं, द इमेज बिलो कंटेन्स मेनी व्यूज ऑफ द सेम स्टैचू, you and well-trained neural networks can recognize the same object appears in every picture even though the actual pixel values are quite different, लेकिन वो जो है नेटवर्क जो है वो उनको आइडेंटिफाई कर लेता है, रिकग्नाइज कर लेता है। सेम इसी तरह रोटेशन इनवेरिएंस एक चीज़ होती है कि इमेज जो है वो क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। ये हम अपने अभी इसी चैप्टर के अंदर जो है परफॉर्म भी करेंगे, ऑगमेंटेशन परफॉर्म करेंगे। इस तरह साइज इनवेरिएंस है कि साइज जो है वो क्या हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है सेम इमेज का। और इस तरह ये इल्यूमिनेशन इनवेरिएंस है कि इमेज जो है वो इल्यूमिनेट कर रही है मुख्तलिफ डायमेंशंस में, मुख्तलिफ उसकी जो है ना इल्यूमिनेशंस आ रही हैं इमेज की। तो ये सारी जो एक बार वो ट्रेन हो जाता है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न जो है बेसिकली ये होता है कि ये जो कन्वोल्यूशन है ये एजेस जो है वो रिकग्नाइज करता है और एजेस इमेज के निकालना सीखता है और एजेस की बिहाफ पे जो है ना ये लर्निंग करता है। और उसके अलावा जो क्लासिफायर जो है वो क्लासिफाई करता है। लाइक दिस एग्जांपल इन्होंने यहाँ दी कि जब हम इसको प्रोवाइड करते हैं इनपुट के तौर पे कोई कैट की इमेज, तो ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो है वो यहाँ तक है। इन 2 लेयर्स में कन्वोल्यूशन ऑपरेशन है कि ये कैट के मुख्तलिफ एजेस के ऊपर जो है ना लर्निंग करता है। ये एजेस आ रही हैं, एजेस के पैटर्न आ रहे हैं, उसके बाद उन एजेस से ये कोई जो है ना एक पार्ट जो है वो गैस करने की कोशिश करता है और फाइनली ये डेंस क्लासिफायर है जो उसको बता देता है कि ये जो एजेस हैं ये दैट बिलोंग्स टू एक क्लास, कि ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं। अच्छा, यहाँ अभी आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आगे आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो एज का। दिस वन बड़ा चैप्टर है ये, दिस वन। ये आपके पास एक साइकिल है, ठीक है, ये फोन आ रहा है भाई देखना, साइकिल। अब ये साइकिल की जो है ना ये कन्वोल्यूशन जो है वो एजेस डिटेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब इन एजेस की बेस पर जो है कन्वोल्यूशन का जो क्लासिफायर है ये इजीली डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो इमेज हमें नजर आ रही है ये साइकिल की इमेज है, यानी जो हमें पिक्चर दी गई है वो साइकिल की है। अच्छा, एक मिनट सर, ये एक मिनट कॉल रिसीव कर लूंगा मेरी। अस्सलाम। अरे बैकग्राउंड में कौन सा पढ़ा जा रहा है, किसी और को भी आवाज आ रही है इस तरह? नहीं, आपका माइक खुला हुआ था तो आपकी तरफ से आवाज आ रही थी, वरना जैसे ही आपका माइक बंद हुआ तो फिर आवाज भी खत्म हो गई। अच्छा, सबको बुक शेयर हो गई है? मुझे बुक नहीं शो हो रही यार। गिटहब पे चले जाए, आप उधर ना पड़ी हुई है बुक, सर ने ना शेयर की हुई है सब ने ना, इसके एआई की मैंने अभी चैट में शेयर कर दी है। अच्छा, कोई सवाल पूछ रहा था एजेस के हवाले से। जी सर, ये जो हम ये बाइसिकल से जो रिकॉग्नाइज किया है, ये जो इसका स्केलेटन है, ये एल्गोरिदम बनाता है कि ये ऑलरेडी उसके पास ट्रेंड होता है पहले ही? नहीं, हम इनपुट के तौर पे ना, इनपुट के तौर पे हम ये इमेज दे रहे हैं ना अपनी, ठीक है। ये क्या करता है, जो कन्वोल्यूशन पार्ट है, कन्वोल्यूशन पार्ट जो है ना यूं करके इसके एजेस निकालता है कि ये क्या चीज है, ऐसे करके जो हमें सामने नजर आ रही है, ठीक है। इस एजेस के साथ फिर हमने इस एज को हमने क्या बोला होता है कि ये जो एजेस तुमने निकाली हैं दैट बिलोंग्स टू अ बाइसाइकिल, ठीक है, वो इस पर ट्रेन कर लेता है, ठीक है, ये इसको बाइसाइकिल कहते हैं। असल इमेज ये थी सर। ये लेबल की मदद से ट्रेन करता है ना? हाँ,
हाँ लेबल तो हम देते हैं जब भी तो उसको पता चलता है कि इसको क्या कहना है। ठीक हो गया सर, थैंक यू मनी। ठीक है, अच्छा मैं इसके अंदर मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। शायद मैंने लास्ट क्लास में पता नहीं आपको बोला था या नहीं बोला था कि अगर आप ये YouTube के ऊपर भी जाएंगे तो आपके पास जो है ना ये कंप्यूटर विजन के क्या हो गया भाई, सर ये एजेस इस तरह निकल रहे हैं कि उसके पास जो वैल्यू ज्यादा कमेंट है तो उस पे आपका रिस्पांस चाहिए। ये जो जी क्या कह रहे हैं, ये डीप लर्निंग एआई के चैनल है, इसके ऊपर एंड्रू वेंजी की जो है ना ये कंप्यूटर विजन्स के लेक्चर हैं। ये पूरा सारा हमारा वाला जो है ना कंप्यूटर विजन का चैप्टर जो है उसने कवर किया हुआ है। तो इसमें एज डिटेक्शन की बात करते हैं कि हम जो इमेजेस दे रहे होते हैं उसके अंदर जो है ना वो एजेस जो है वो कैसे डिटेक्ट होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर आप इसको जो है बाद में सर ये जो लेक्चर्स आप दिखा रहे थे वीडियो किसकी आप बता रहे थे, किसके हैं इसमें? In this video, you see how the convolution operation works. In previous videos, I've talked about how the early layers of the neural network might detect edges, and then some later layers of complete object like edges, which has railings, and that also gets detected edges in this image. So, for example, this image has all those vertical lines where the railings are, as well as kind of vertical lines in the outline of these pedestrians, and so those get detected in this vertical edge detector output. And you might also want to detect horizontal edges. So, for example, there's a very strong horizontal line where this railing is, and that also gets detected. Vertical edges की बात हो रही है, फिर उसके बाद So, how do you detect edges in an image like this? Let's look at an example. सर आवाज बहुत डिस्कॉर्ड हो रही है, समझ नहीं आ रहा। 6x6 grayscale image, and because this is a grayscale image, this is just a 6x6 समझ में नहीं आ रहा है, काफी ज्यादा distortion than 6x6 बैकग्राउंड में तो हम सर वैसे ही बता दें इसमें क्या करते हैं कि वो उसकी आवाज जो है कट रही है। एक मिनट मैं अपने पास भी नेटवर्क स्विच कर लेता हूँ। सर नेटवर्क ठीक है, वो आई थिंक वीडियो जो है ना लोड की वजह से बैलेंस नहीं कर पा रहा। अच्छा वीडियो सिग्नल तो सही आ रहा है। सर बस ये रेफर कर दें, हम इसको गो थ्रू कर लेंगे सारे। हाँ मैंने इसको ये कर लिया, रेजोल्यूशन कम कर लें। डीप लर्निंग एआई के चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो इसको मैंने लिंक शेयर कर लीजिएगा। जबरदस्त। अच्छा अब मैं वापस वहां चलता हूँ। सर ये जो बाइसिकल के एजेस जो डिटेक्ट हुए थे हमारे पास, ये वो वैल्यूज थी जो कि जो हाईएस्ट वैल्यूज थी वो वाली उसने ली थी, जो हमारा मैक्स पूल है। ये यहाँ तक का काम था, ये यहाँ तक काम था। इसके बाद जो है वो क्या किया जाता है, हमें बताया कि इसके बाद हम क्लासिफायर जो है ना वो यूज कर लेते हैं, जहाँ पर हम उसको प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालना सीख लेता है वो कि आपकी इमेज जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, प्रोबेबिलिटी उसकी जो है वो दिखा देता है। सर एक कमेंट है हुआ था लास्ट टाइम जी
जी जी जी कमेंट ये है कि क्योंकि हम CNN पे थे तो फिर हमें मतलब ये थोड़ा मतलब बड़ा ऑड लगता है कि फिर हम उसे फ्लैट करके दोबारा डेंस को दे रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, जैसे एक कमेंट है मतलब कि मैकेनिज्म के CNN के थ्रू ही उसकी जो क्लासिफिकेशन हो जाती है, हमें क्यों वापस फ्लैटन करके फिर उसको यानी कि रीशेप करके फ्लैटन कर दिया हमने, उसको सारी शेप बल्कि खराब कर दी और दोबारा फिर आपका डेंस सवाल को दे समझ में दिया। आपका सवाल समझ में आ गया मुझे कि भाई हम देखें, एक तो बात ये है कि CNN जो है उसका काम क्या है ना, CNN का काम है वो एजेस निकालना, पहली बात। और हमें जो आंसर चाहिए होता है वो प्रोबेबल आंसर होता है, ठीक है। और वो बेसिकली वो क्लासिफिकेशन हो रही होती है। क्लासिफिकेशन जो है वो डेंस लेयर ही करती है, कन्वोल्यूशन लेयर करती नहीं है। आपका ख्याल सही है कि कन्वोल्यूशन में कुछ ऐसा होना चाहिए था, कन्वोल्यूशन ही जो है ना वो क्लासिफाई भी कर दे, लेकिन फिलवक्त कन्वोल्यूशन के पास क्योंकि ये इससे कैरेक्टरिस्टिक मेरा जो है ख्याल वो नहीं है। इससे क्वेश्चन इसलिए मेरा राइज हुआ कि जाहिर है कि डेंस में कुछ प्रॉब्लम थी तो हम इधर शिफ्ट हुए। तो जब हम ये शिफ्टिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ फिर एक्यूरेसी डेंस में आने की वजह से लूज होती है। नहीं, तो इस वजह से आता है कि इस तरह डेंस में प्रॉब्लम नहीं थी। डेंस में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डेंस की जो लेयर्स थी, हमें जो आउटपुट को इतना ज्यादा रिफाइन करने के लिए, जिस रिफाइन सूरत हाल में कन्वोल्यूशन हमें करके दे रहा है, यानी मैंने आपको बताया था कि 28 से इमेज जो है सिर्फ 3 लेयर्स में रिफाइंड होके 3x3 पे आ गई। अगर ये 3x3 मुझे डेंस के थ्रू लाना पड़े तो डेंस की तकरीबन मैक्स पूल मिला के लेयर जो है वो 14 लेयर लगानी पड़ेगी, एंड देयर विल बी टू मच पैरामीटर्स। और जितने ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं मॉडल की कैपेसिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है और ओवरफिटिंग उतनी ज्यादा डार्क हो जाती है, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन से हमें फायदा ये हुआ है कि हमारे नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गए। इतने रिड्यूस हो गए कि ऐसा नहीं हो रहा कि वो ट्रेन ही नहीं हो पा रहा, लेकिन बहुत ज्यादा पैरामीटर से बहुत कम पैरामीटर्स की तरफ आ गया, कन्वोल्यूशन नहीं करके आ गया। और सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बाकी लोगों को भी कम आ रही है। सर आवाज आपकी ऐसे लग रही है जैसे किसी कुएं से आ रही है। तो नहीं, वो भी इको होती है उसमें, इसमें इको भी नहीं है, वो बहुत दूर चले गई है। यानी आप इमरान भाई कहना चाह रहे हैं कि एको मैं सेटिंग करता हूं इसकी। अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है बस। अभी बताएं, अभी आवाज बेहतर है सर, बेहतर है सर। लगता है आप थोड़ा सा बाहर आए हैं आप सर। वाला भी रिपीट कर दे काइंडली, जब से आपकी वॉइस खराब हुई है तब से समझ मैं ये कह रहा हूं कि कन्वोल्यूशन आवाज खराब नहीं, कम हुई है कि जो काम हमने कन्वोल्यूशन से किया है तो उसमें एक म्यूट भी कर लें भाई, ये बच्चों को नाश्ता दे रो रहे हैं। कन्वोल्यूशन की लेयर और तीसरी कन्वोल्यूशन की लेयर, उसके बाद हमने सिंपली सर आवाज सही नहीं आ रही सर आपकी। सर काइंडली बाकी म्यूट कर दिया करें। सर ये बैकग्राउंड में लोग कह रहा हूं कि अभी काफी जो है लोगों ने इस पे माइक ऑन किए हैं। सर आपसे सर आप अपनी तरफ से म्यूट कर दें सर। मैंने कर दिया अपनी तरफ से म्यूट जो है ना। तो कन्वोल्यूशन जो है, कन्वोल्यूशन के प्रोसेस जो है वो हमें, देखिए मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो बात है कि डेंस लेयर के अंदर हम जो इनपुट दे रहे हैं वो 3x3 की इमेज दे रहे हैं, 64 इमेजेस दे रहे हैं। अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को रिड्यूस करता करता जो है वो डेंस लेयर के थ्रू लेकर आऊँ तो लेयर बहुत सारी डेंस लेयर यूज होंगी, बहुत सारे जो है ना नोड्स और न्यूरॉन। आवाज सही नहीं आ रही। बहुत सारे पैरामीटर्स तो सही आ रहे हैं सर, बहुत वॉइस हो रहा है।
ये वाली एग्जांपल सबने एग्जीक्यूट की है अपने पास? यस सर, कर ली। यस सर। अब आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आपकी आवाज चले गई है, बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं अभी बोल ही नहीं रहा था ना अभी। अब आवाज नहीं सर, अभी भी तंग कर रही है, वो रुक रुक के आ रही है, जैसे बोल रहे हैं फिर पीछे चले जा रहे हैं फिर आगे आ रहे हैं, इस तरह आ रही काइंडली से। ठीक है, ऐसा लग रहा है सर आप लैपटॉप से 10 फुट पीछे बैठे हुए हैं। नहीं, लैपटॉप तो मैंने जैसा कि लैब में रखा हुआ है और काम करता हूँ। माइक दूर है गालबन। क्लियर आ रही है आवाज? सर जब आप पूछते हैं उस वक्त क्लियर होती है, जब शुरू करते हैं पढ़ाना वो फिर पीछे चले जाते हैं। थैंक यू इमरान भाई। काइंडली Q3 का व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ा शेयर कर दीजिए प्लीज। सर आपकी फिर ठीक आवाज नहीं आ रही। अभी सर बोल नहीं रहे भाई। यहाँ तो वो बोल नहीं रहे शायद। अच्छा सिजाद भाई नहीं अभी। अच्छा मुझे अब कंफर्म करें, अब कंफर्म करें। अब ठीक है, अब ठीक है सर। सर एक सिर्फ और चीज बता दीजिएगा। जी जी। वो ये कि हम इससे ग्रे स्केल में इसलिए करते हैं कि हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो रिड्यूस करना चाहते हैं, और कोई रीजन नहीं है। और कोई हम कलर्ड में भी कर सकते हैं, हम कलर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन कलर्ड के अंदर जो है ना वो पिक्सल जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसी हिसाब से फिर हमारी कंप्यूटेशन रिसोर्स भी जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपके पास जीपीयू टीपीयू लगा हुआ है तो वी कैन गो फॉर कलर इमेजेस। अगर हम उस पे जाएं, चलें ये अगर रिसोर्स अगर लिमिटेशन ना हो, अगर हम उस पे जाएं तो आपके ख्याल में कलर वाला ज्यादा बेहतर एक्यूरेसी देगा कि ग्रे स्केल वाला देगा? नहीं, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कन्वोल्यूशन क्या कर रहा है, कन्वोल्यूशन तो सिर्फ एजेस निकाल रहा है। वो कलर की भी एजेस वैसे ही निकालेगा और ब्लैक एंड व्हाइट भी एजेस वैसे ही निकालेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर अगर आपको क्लासिफाई कलर की बेस पे करना हो, क्लासिफाई ही कलर की बेस पे करना हो, जैसे सर कोई फ्रूट्स हैं या कोई इस तरह की चीजें हैं या आपके प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स में भी एजेस ही होते हैं मेरा ख्याल है। वैसे कलर वो तो कोई और एग्जांपल ली जा सकती है। पिंक कलर के फ्लावर आप सही कह रहे हैं। आपने जो येलो सेलेक्ट कर जी जी, अगर आपने कलर की बिहाफ पे ही करना है तो फिर कलर इमेजेस में ही जाना पड़ेगा। अगर आपकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर है, एजेस की बुनियाद पर नहीं है, पिक्चर की शेप की बुनियाद पे नहीं है, कलर्स की बुनियाद पे अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको कलर्स पे ही जाना पड़ेगा। जैसे सर अगर आमतौर पे जो इमेज क्लासिफिकेशन होती है और हो रही है वो एजेस की बुनियाद पर हो रही है, कन्वोल्यूशन के थ्रू इसीलिए हो रही है। सर अगर ग्रीन एप्पल को रेड एप्पल से डिफरेंशिएट करना हो तो उसके लिए तो फिर कलर लाने पड़ेंगे ना हमें, मतलब है तो एप्पल लेकिन उसके लिए मेरी बात सुनो ना, उसके लिए फिर अपने मॉडल को ये नहीं बताओगे कि ये एप्पल है और ये एप्पल नहीं है। फिर उसके लिए आपका लेबल क्या होगा, ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल होगा। उसके लिए फिर ये नहीं होगा कि ऑरेंज है या एप्पल है। ये इस चीज को समझे, ट्रेनिंग की डायमेंशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही है। जदीद कैमरे यही काम कर रहे होते हैं। हाँ जी, ये जो कैमरे हैं, फ्रंट कैमरा बाज़ यही काम कर रहा होता है कि वो डिटेक्ट करता है फेस को, उसके इर्द गिर्द जो है वो स्क्वायर बन जाता है। और फिर बात ये होती है कि चीजें जो है वो अपनी शेप्स से ज्यादा जल्दी आइडेंटिफाई होती है, ना कि जो है ना वो कलर से। अगर ग्रीन कलर का अगर आपने एप्पल के साथ जो है ना वो कोई ग्रीन कलर का कोई ऑरेंज या माल्टा या ग्रेप्स के ना जैसी जो है ना कोई चीज रख दी तो वो भी फिर एप्पल बन जाएगा, तो मुनासिब नहीं रहेगा। सिग्नल्स में भी आ सकता है। यस सर, सही कहा सर। ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल वगैरह जो होते हैं रोड के ऊपर, हाँ उसमें मेरे ख्याल हो सकता है कलर का प्रॉब्लम। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, वो हो जाएगा कलर की बिहाफ पे, लेकिन उसकी डायमेंशन और उसकी लेबल जो आप देंगे
उसकी जो सुपरविजन करेंगे फिर वो उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है सर, लेट्स मूव ऑन। अच्छा एक सवाल और तो अच्छा बोले सर। जैसे हम बात कर रहे हैं ना, वो के उसके एजेस से वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेता है। अब जैसे अभी फ्रूट्स की हम बात कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट हर फ्रूट्स का अगर आप वो देखें एजेस तो सेम ही होते हैं, चाहे आप एप्पल ले लें चाहे ऑरेंज ले लें। और जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी उसकी साइकिल वाली, अब साइकिल का अगर वो एजेस उठाता है तो वो सिमिलर हो सकता है, जैसे मोटरसाइकिल होती तो ऑलमोस्ट वो भी सेम होता है। तो उसके मतलब फर्दर भी कोई उसके अंदर फर्दर वो जाके उसकी एनालिसिस कर रहा होता है या बस एक ही लेवल पे वो अच्छा मैं इसकी आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ जिस पे अभी मैं काम भी कर रहा हूँ, और मैं आपसे इंशाल्लाह वो एज अ असाइनमेंट जो है वो शेयर भी कराऊंगा कि जो कंप्यूटर विजन का जो कन्वोल्यूशन नेटवर्क है ये कितना शार्प है। यानी अभी आइस जो है ना, आइस का रेटिना स्कैनिंग, अब आप बताएंगे अगर आप अपने देखने के लिहाज से देखेंगे तो आपको आइस के रेटिना के अंदर जो भी एजेस नजर आ रही हैं वो सब सारी आंखों की जो है ना वो सेम नजर आने लग जाएंगी, आप कर ही नहीं सकते। लेकिन आपकी आइस का जो रेटिना है वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद 200 प्लस डिजीजेस को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है अगर आप उसको प्रॉपरली स्कैन कर ले। एंड और अभी जो मैंने काम किया है वो जो है वो रेटिना स्कैन करके आपका शुगर लेवल जो है ना वो उसी वक्त बता देगा कि आपका शुगर लेवल जो है वो क्या है। ठीक है, तो अब जो सिस्टम जिस तरह पिक्सल्स को पैटर्न को रीड कर रहा है ना वो बहुत बारीक बीनी से कर रहा है। यानी 0 से 255 तक की वैल्यूज हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक वैल्यू जनरेट हो रही है दैट इज 243 एंड एक वैल्यू जनरेट हो रही है दैट इज 244, आपको दोनों कलर दिखा दिए जाए 243 और 244 के, आप कभी भी उन दोनों को डिफरेंट कह ही नहीं सकते। लेकिन न्यूमेरिकल नंबर के अंदर, क्योंकि सिस्टम में तो न्यूमेरिकल में वैल्यू जा रही है और न्यूमेरिकल नंबर के अंदर 243 इज अ डिफरेंट एंड 244 इज डिफरेंट, दोनों इक्वल हैं ही नहीं। ये बहुत मेजर जो है ना एक कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि न्यूमेरिकली हम डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कलर नहीं दे रहे हैं, तो हर नंबर जो शिफ्ट हो रहा है वो दूसरे नंबर से डिफरेंट है। हमारे देखने से जो है ना वो हमें तो एक जैसा लगेगा, हमें शायद 240 से लेकर 250 तक पूरी रेंज जो है ना वो एक ही कलर लगे, हमारी आंख बोले कि सिमिलर कलर है, बट क्योंकि हम नंबर्स दे रहे हैं और नंबर्स आर डिफरेंट, तो इस वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाईली एक्यूरेटेड जो है ना वो प्रिसिशन के साथ जो है ना वो क्लासिफाई कर रहा है। ये वाली एग्जांपल इंशाल्लाह जब आपका ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको डाटा सेट भी दूंगा और आप परफॉर्म भी करेंगे, और जब आप इमेजेस को देखेंगे तो यू विल सी कि यार सारी इमेजेस जो है ना वो एक जैसी हैं। ठीक है, अच्छा ये बहुत सारे ऑपरेशन जो है ये हमने देख लिए थे इसके अंदर कि किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रही है। बॉर्डर इफेक्ट क्या है कि दो यूनिट्स जो है वो रो एंड कॉलम में कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं ये मैंने आपसे कहा था, इसको पढ़ लीजिएगा। पैडिंग अगर लगानी है तो आप एक पैरामीटर जो है वो पैडिंग का पास करते हैं, वैलिड और सेम। वैलिड का मतलब होता है कि आप कोई पैडिंग नहीं लगाएंगे, सेम का मतलब होता है सेम साइज, तो ये हम दे सकते हैं। स्ट्राइड एक चीज होती है, स्ट्राइड क्या है कि जब हमारा फिल्टर जो है वो मूव कर रहा होता है तो 1 विंडो बाय 1 विंडो जो है वो मूव कर रहा होता है, इस वक्त स्ट्राइड की वैल्यू जो है वो 1 होती है। अगर हम स्ट्राइड की वैल्यू 2 सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा जो इमेज साइज है वो और रिड्यूस हो जाएगा, 2x2 से जो है ना और बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉर्डर इफेक्ट की वजह से 2x2 कम हो रहा है और स्ट्राइड की वजह से भी इमेज साइज जो है वो कम हो जाता है। तो स्ट्राइड हम बढ़ा सकते हैं। मैक्स पूल ऑपरेशन हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह हर 4 पिक्सल्स में से एक जो है 2x2 का हमने मैक्स पूल साइज दिया था कि मैक्स पूल में किस तरह से जो है ना यूजुअली 2x2 की विंडो में से बड़ी वैल्यू जो है एवरेज पूल भी होता है, मैक्स पूल भी होता है।
वो आप जो है वो यूज कर सकते हैं। सर मैक्स पूलिंग और स्ट्राइड सिनोनिमस है? नहीं, मैक्स पूल भी आपकी पिक्चर के साइज को रिड्यूस कर रहा है, और स्ट्राइड अगर हम बढ़ा देंगे तो स्ट्राइड की वजह से भी पिक्चर का साइज जो है वो कम हो जाएगा। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है पिक्चर बहुत बड़ी है और सारे हमें पूरी पिक्चर के अंदर ही जो है ना इमेज कवर होती नज़र आ रही है, कि हमें लग रहा है कि अगर मैं ऑफ करूँगा तो माइट भी जो है ना वो अहम जो पिक्चर के अहम जो फीचर्स हैं वो लॉस हो जाएंगे। तो फिर हम जल्दी उसको पिक्चर को कंप्रेस करना चाह रहे हैं तो हम मैक्स पूल भी करते हैं और स्ट्राइड भी जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। जरूरत नहीं पड़ती वैसे उसकी। साइमल्टेनियसली हम यूज कर सकते हैं। दोनों साइमल्टेनियसली भी यूज कर सकते हैं, दोनों टुगेदर भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक साथ। रिकमेंडेड क्या है? रिकमेंडेड मैक्स पूल है, मैक्स पूल, क्योंकि ये आसान ऑपरेशन होता है और इसके अंदर जो है वो हम जो ज़्यादा नुमाया फीचर है उसको ही उठा रहे होते हैं, इसलिए हमारे पास जो है ना फीचर लॉस का चांस जो है कम होता है। लेकिन अगर स्ट्राइड हमने चला दिया डबल का तो वो जो फीचर स्किप हो रहा है माइट बी के वो अहम फीचर हो जो स्किप हो जा रहा है। तो मैक्स पूल को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू स्ट्राइड। तो सर हम ये किस तरह से डिसाइड करते हैं कि ये वाले फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए? मतलब हमें तो इमेज नजर आ रहा है सिर्फ अभी। नहीं, ये हम नहीं डिसाइड करते, ये मॉडल जो है ना वो खुद ही डिसाइड करता है। हम सिर्फ अपना फीचर अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम अपना आउटपुट देखते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं। अगर एक्यूरेसी हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक आ रही है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज हम कोई दूसरी टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पैरामीटर्स भी चेंज कर सकते हैं, अगर 3x3 लगाया मैक्स पूल 2x2 पे आ सकते हैं, मैक्स पूल बढ़ा दिया हमने, या कोई भी तरीका जो है हम कर सकते हैं। लेकिन हतमी फैसला जो है वो एक्यूरेसी देखने के बाद ही होता है। अच्छा, आज हम ये एग्जांपल करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग अ कन्वोल्यूशनल नेटवर्क फ्रॉम अ स्क्रैच ऑन अ स्मॉल डाटा सेट। अच्छा, इसके लिए जो है पहले डाटा सेट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हम डाटा सेट जो है वो अभी कैगल से डाउनलोड करेंगे। तो इसके अंदर जो है हमारे पास बहुत सारी इमेजेस आएंगी, कोई 25 हज़ार इमेजेस होंगी। लेकिन क्योंकि हमारी हेडिंग हमें बता रही है कि हमें सीखना है स्मॉल डाटा सेट पे, बड़ा डाटा सेट होगा उस पर तो काम आसान हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा जो है ना अदर टेक्निक्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जो डाटा सेट डाउनलोड करेंगे, मेरी बात गौर से सुन लें, हम जो डाटा सेट डाउनलोड करेंगे वो डाटा सेट बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि हमें स्मॉल डाटा सेट पे काम करना है लिहाजा हम उसमें से कम डाटा सेट अपने पास रखेंगे, बाकी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कम डाटा सेट्स के ऊपर जो है ना काम करेंगे, ताकि अगर डाटा कम हो तो हमें क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए वो बात। वालेकुम सलाम सर जी। ठीक है, तो जब हम डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस होंगी, लेकिन जब हम उस पर काम करेंगे तो 1000-2000 सैंपल ही इस्तेमाल करेंगे और उन्हीं 1000-2000 सैंपल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने मॉडल को अच्छी से अच्छी एक्यूरेसी में ले जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यही प्रॉब्लम हमारे साथ रियल लाइफ के अंदर आता है कि डाटा हमें हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, कम होता है। कम की सूरत में क्या क्या होता है ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्लासिफाइंग डॉग्स एंड कैट्स इन द इमेजेस, 4000 पिक्चर्स ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। हमारा डाटा सेट जो है उसमें 4000 तस्वीरें होंगी, जिसमें से 2000 तस्वीरें जो है वो कैट्स की होंगी, 2000 डॉग की। उसमें से टोटल 4000 में से 2000 तस्वीरें हम ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, 1000 तस्वीरें वैलिडेशन के लिए और 1000 तस्वीरें टेस्टिंग के लिए। तो सारे जो 2000 तस्वीरें ट्रेनिंग की होंगी उसमें आधी डॉग की होंगी, आधी कैट की होंगी, 1000 वैलिडेशन में आधी डॉग की आधी कैट की होंगी, 1000 टेस्टिंग में आधी डॉग की और आधी कैट की होंगी। अच्छा, एक काम आप लोग करिएगा कि हम ये जो पूरा प्रोसेस करने जा रहे हैं इसमें एक हिरार्की है कि हम किस तरह की टेक्निक किस सीजन में इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्योंकि जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो आपके दिमाग में ये सब मिक्सअप हो जाएगा कि कौन सा काम हम किस वक्त कर रहे थे। अगर आपके पास टॉप टू बॉटम एक सीक्वेंस लिखी हुई होगी और आपके पास एक ट्री डायग्राम बनी हुई होगी तो यू विल ईजिली अंडरस्टैंड कि क्या मामला चल रहा है, किस तरह। मैं भी बनाऊंगा, आप भी साथ बना लीजिएगा ताकि याद आ जाए।
तो इन दिस सेक्शन we will review one basic strategy, training new model from scratch using little data you have. You will start by training 2000 training samples without any regularization, कोई टेक्निक नहीं लगाएंगे, तो इससे हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो 71% तक आएगी. At that point the main issue will be overfitting. तो हमारा मॉडल ओवरफिट हो रहा होगा. हम अगला स्टेप क्या करेंगे, एक तो हमने सिंपल मॉडल बना दिया स्क्रैच से 71% एक्यूरेसी से जो ओवरफिट मॉडल है. अब ओवरफिटिंग को खत्म करने के लिए हम डेटा ऑगमेंटेशन इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, हमारा अगला स्टेप होगा सिंपल मॉडल के बाद डेटा ऑगमेंटेशन. तो डेटा ऑगमेंटेशन हम कर लेंगे तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो 82% तक जो है वो पहुंच जाएगी. इसके अंदर हमने कोई अभी रेगुलराइजेशन टेक्निक इस्तेमाल नहीं करी. तो अगले सेक्शन में जब हम आगे फर्दर जाएंगे तो हम वहां पर जो है वो प्री ट्रेन नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे. प्री ट्रेन नेटवर्क से फीचर एक्सट्रैक्शन सीखेंगे और एक और तरीका इस्तेमाल करेंगे, प्री ट्रेन नेटवर्क की फाइन ट्यूनिंग करेंगे. तो 3 चीजें हमारे पास हो गई. एक हमने मॉडल बनाया, मैं यहाँ इसको लिखता जाता हूँ ताकि ये बात बिल्कुल क्लियर रहे. सर इसमें हमारे पास मिनिमम जो डाटा सेट है वो कितना रिक्वायर्ड होता है आपके ख्याल में, कि जिससे हमारा मॉडल जो है वो एक्यूरेसी वो प्रॉपर रहे, और जिस तरह 200 ये हमने 4000 इसमें मैं आप हाँ समझ गया. इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हमारे पास 100-200 तस्वीरें हैं ना, तब भी हम एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी ले आएंगे. उसकी टेक्निक्स हैं जो हमने इसी चैप्टर में पढ़नी है. लेकिन पहला जो स्टेप है हमारा वो क्या है कि हम एक स्क्रैच से मॉडल जो है वो बना रहे हैं. ठीक है, फिर हम इस मॉडल को जो है इस मॉडल के अंदर जो है हमारे पास मामलात क्या है कि हमारा डाटा सेट जो है ना वो स्मॉल है. हमारे पास बहुत ज़्यादा इमेजेस नहीं है. तो स्मॉल डाटा सेट जब हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम क्या कर रहे होंगे. सर स्मॉल की डेफिनेशन क्या है, कहाँ से किस रेंज से किस रेंज तक हम स्मॉल कंसीडर करते हैं और कहाँ से कहाँ तक हम मीडियम और लार्ज कंसीडर कर रहे हैं? हमारे पास जो है वो जिस तरह बुक ने भी कहा कि फ्यू सैंपल्स की बात कर रहे हैं. अगर अब 1000-2000 तस्वीरें हैं तो हम उसको स्मॉल डाटा सेट कहते हैं. ठीक है, फिर हम डेटा स्मॉल डाटा ऑगमेंटेशन सेट डेटा ऑगमेंटेशन करेंगे. ठीक है, डाटा ऑगमेंटेशन से हमारा जो स्मॉल मॉडल है कम एक्यूरेसी वाला, उसकी एक्यूरेसी जो है बेहतर हो जाएगी. अच्छा, दूसरा फेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. दूसरे फेज के अंदर हम जो है वो प्री ट्रेन जो है ना नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे. ये प्री ट्रेन नेटवर्क क्या होता है, ये बहुत सारे कंप्यूटर विजन के मॉडल जो हैं बहुत सारी कंपनीज ने जो है वो क्या किए हुए ट्रेन करके मार्केट में लाए हुए, जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है. अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा भी आ जाए और हम अपने मॉडल पे बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर लें तो हम हो सकता है कि उनके मॉडल के बराबर एक्यूरेसी या उनसे ज़्यादा ले आएँ जो पहले से मार्केट में मॉडल्स जो हैं बने हुए मौजूद हैं. ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अच्छा रिफाइंड और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो डाटा होना चाहिए. अगर हमारे पास बहुत अच्छा डाटा नहीं है और हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं तो हम प्री ट्रेंड जो है मॉडल इस्तेमाल करेंगे. प्री ट्रेंड मॉडल के अंदर भी हमारे पास जो है हम 2 तरीके इस्तेमाल करेंगे कि हम एक प्री ट्रेंड मॉडल की जो है ना फीचर एक्सट्रैक्शन कर लें या फिर हम प्री ट्रेंड मॉडल को फाइन ट्यून कर लें. ठीक है, ये 2 तरीके जो है ना हम प्री ट्रेंड के ऊपर इस्तेमाल करेंगे और ये वाले जो 2 तरीके हैं ये हम क्या करेंगे, ये अपने स्क्रैच से मॉडल बना के इस्तेमाल करेंगे. तो फिर हम डिफरेंस को जो ऑब्जर्व कर सकेंगे हमें किससे फ़ायदा हो रहा है. इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है प्री ट्रेंड के अंदर
कि प्री ट्रेंड के अंदर हमें कोई ट्रेनिंग जो है ना नहीं करानी पड़ रही, हमारी कंप्यूटेशन रिसोर्स जो है वो इस्तेमाल ही नहीं हो रही, हम सिर्फ अपना डाटा देंगे और हमारा मॉडल जो है वो ट्रेंड हो जाएगा। अच्छा, अब वो प्री ट्रेंड मॉडल जो है वो हो सकता है कि वो किसी और क्लासेस पर किसी और किस्म के डाटा सेट के ऊपर जो है ना प्री ट्रेंड हुआ हो, लेकिन कन्वोल्यूशन की ये खास बात है कि वो कोई से भी डाटा पे ट्रेन हुआ हो, आपके डाटा के ऊपर जो है ना वो अच्छा काम फिर भी परफॉर्म करके देगा। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर, ये जो प्री ट्रेन डाटा सेट है, हमने सिर्फ डाटा प्रोवाइड करना होता है इस पूरे को, am I right सर? हाँ, देखिए मैं इसको बताता हूँ। ताकि हमने एक मॉडल लिया हुआ है, ये हमारा मॉडल है, ठीक है, ये एक प्री ट्रेनिंग है, ठीक है, जिसकी ट्रेनिंग हुई भी है, टेस्टिंग हुई भी है, सर ये सबको मालूम है कि ये बहुत अच्छा क्लासिफाई करता है। हम क्या करेंगे, हम इस प्री ट्रेन नेटवर्क को ले लेंगे, क्योंकि ये जो प्री ट्रेन नेटवर्क है इसके भी जो है ना वो दो पार्ट है ना, जिस तरह हर कन्वोल्यूशनल नेटवर्क के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो है वो कौन सा कहलाता है, कन्वोल्यूशन पार्ट होता है, और एक क्लासिफायर पार्ट होता है, डेंस पार्ट होता है, ठीक है। एक इसका ये कन्वोल्यूशनल बेस है, ठीक है, और इसका दूसरा जो है वो क्लासिफायर बेस है। हम क्या करेंगे, जब हम फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे होंगे तो फीचर एक्सट्रैक्शन में हम ये जो इसका क्लासिफायर बेस है ये हटा देंगे और अपना एक क्लासिफायर बेस जो है वो लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इसकी ट्रेनिंग जो है पुरानी वाली रहेगी, लेकिन क्लासिफायर बेस जो है वो चेंज हो जाएगा, और इस क्लासिफायर बेस को हम अपनी जो थोड़ी सी इमेजेस हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ पर 200 इमेजेस हों, 300 इमेजेस हों, कम इमेजेस हों, तो यहाँ से ये ट्रेंड हुआ है और ये हमारी इमेजेस को जो है वो आसानी से क्लासिफाई कर लेगा। अब सवाल ये होता है, टेक्निकल सवाल ये होता है कि ऐसा क्यों कर लेगा? जी, आपके दिमाग में आ रहा है कि ऐसा क्यों कर लेगा? सर वो तो ऑलरेडी ट्रेन हुआ है बहुत से मॉडल पे, उसकी तो टेस्ट नहीं हो चुके हैं। मैं ये अब देखे ना, ये ट्रेंड हुआ है, ये जो मॉडल है ये ट्रेंड हुआ है। फॉर एग्जांपल ये क्लासिफाई कर लेता है ट्री, ठीक है, ये ट्री को क्लासिफाई कर फिर ट्रेन कर हुआ है, और साथ साथ ये जो है ना वो माउंटेन को क्लासिफाई कर, दो क्लासेस है इसकी। अब मैं इसको यहाँ पे डेटा दे रहा हूँ कैट का और डॉग का, समझ रहे हैं? अब सवाल ये है कि ये कैसे कर लेगा? वो तो ट्री और माउंटेन क्लासिफाई करवाया मैंने इमेजेस में, ये वो मॉडल जो है वो कैट एंड डॉग कैसे क्लासिफाई कर लेगा? सर इन माय ओपिनियन वो क्लासिफिकेशन पे ट्रेंड है मॉडल। जी, इन माय ओपिनियन क्लासिफिकेशन पे वो जो है ना ट्रेंड है मॉडल, उसको इमेज कुछ भी दे दें। सर कॉन्वो जो सिर्फ इसका मकसद सिर्फ सर क्योंकि क्लासिफाई करने का काम क्लासिफायर बेस करता है और हम उसके अंदर डाटा को चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए वो कर देगा। अब मैं बात करता हूँ। देखिए, आप सब थोड़ा सही कह रहे हैं, डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, अभी हमने ये बात कही कि कन्वोल्यूशन जो है उसका काम क्या होता है। कन्वोल्यूशन का काम होता है एजेस निकालना, ठीक है। एक चीज ये है कि भाई इसको मैं एक मिसाल देके समझा रहा हूँ। भाई एक जो है ना वो रेस कोर्ट है जहाँ लोग जो है ना वो जॉगिंग करते हैं और अपनी जो है ना स्टेमिना जो है ना रनिंग का जो है वो बढ़ाते हैं, ठीक है। उसका प्रिंसिपल काम क्या है वहाँ लोगों का, कि वहाँ जो भी लोग दौड़ रहे हैं उनका, वो स्पोर्ट्समैन जो भी दौड़ रहे हैं उनका काम क्या है कि वो अपना स्टेमिना जो है ना वो बढ़ाए। अच्छा, अब वहाँ पर जितने लोग दौड़ रहे हैं ना वो सब ने जो है ना अपना स्टेमिना जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बढ़ा लिया है, ठीक है।
अब क्या होता है, इस रेस ग्राउंड में जो बहुत सारे लोग दौड़ रहे थे, समझिएगा ये मिसाल, तो भाई ये भी बंदा दौड़ रहा था, ये भी बंदा दौड़ रहा था, ये भी बंदा दौड़ रहा था, ये अच्छा, ये दौड़ने का काम सबका क्या है, सेम है। अब एक बंदा जो है वो यहाँ से निकल के क्या कर लेगा, वो क्रिकेट खेलने चला जाए, वहाँ उसको स्टेमिना की जरूरत थी। एक बंदा जो स्पोर्ट्समैन था वो फुटबॉल खेलने का स्पोर्ट्समैन था। एक बंदा जो है ना वो स्पोर्ट्समैन जो है ना वो स्क्वॉश खेलने का था। लेकिन एक ऐसा प्रिंसिपल काम है जो सबके लिए क्या था, कॉमन था। एक ऐसा प्रिंसिपल काम था जो सबके लिए कॉमन था, यानी वो क्या था, वो था स्टेमिना बनाना। इसी तरह कन्वोल्यूशन जो है ना, अब मेरी बात को समझिएगा, इसी तरह कन्वोल्यूशन जो है ना उसका प्रिंसिपल काम क्या है, एजेस निकालना। अब उसको एजेस निकालने के लिए आप पहाड़ की इमेज दें, ट्री की इमेज दें, टेबल की इमेज दें, लैपटॉप की इमेज दें, टीवी की दें, फ्रिज की दें, बंदे की दें, जानवर की दें, उसको तो मालूम ही नहीं है ना। वो जो इमेज दे रहा हूँ वो तो नंबर है हमारे लिए, उसको तो मालूम ही नहीं। लेकिन वो ट्रेन किस चीज पे हो रहा है कि जो मुझे कोई चीज दिया जा रहा है इसके अंदर मैं एज कैसे तलाश कर रहा हूँ। और ठीक है, और एज बेसिकली होता क्या है, एज एक ऐसा कॉर्नर होता है, जैसे ये है कि यहाँ पर कलर वाइट है और कलर वाइट होने के फौरन बाद यहाँ कलर जो है ब्लैक हो गया, तो एक ऐसी जगह जहां पर कलर जो है वो शिफ्ट हो रहा होता है उसको एज कहते हैं। अब उस कन्वोल्यूशन ने ये काम सीखा हुआ है कि जहां जहां कलर शिफ्ट हो रहे हैं, एज बन रही है, उस पे ट्रेंड हुआ है, ठीक है। और वो कोई सी भी एज निकालना है तो वो अगर वो ट्री पे एज निकालना सीखे या माउंटेन पे एज निकालना सीखे, यहां तक का काम तो जो है ना वो कॉमन है भाई, ठीक है। ये जेनरिक काम है, असल वर्ड क्या यूज होता है, जेनरिक काम है, जो हर एक इमेज के ऊपर उसको करना है, हर एक इमेज पे करना है, चाहे वो इमेज कोई सी भी इमेज हो, किसी भी क्लास से बिलोंग करती हो। अब इस जेनरिक काम को हमने स्पेशलाइज करा दिया क्लासिफायर बेस लगा के, और उसे थोड़ी बहुत इमेजेस दे दी तो वो उसके ऊपर जो है वो प्रेडिक्शन देना शुरू कर देगा, क्योंकि वो एज निकालना सीखा हुआ है। उसको पहले भी नहीं मालूम था कि मैं जो इमेज मिली, एजेस मिली हैं वो किसकी हैं, वो हमने लेबल से ही समझाया था उसे अभी भी नहीं मालूम कि एजेस मिली हैं। वो इनके एजेस फौरन जो है ना डिटेक्ट करेगा, क्योंकि एज निकालने पे ट्रेन हुआ है, और आंसर जो है ना वो सही निकाल के दे देगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड प्री ट्रेन नेटवर्क, कि हम उसकी प्री ट्रेनिंग को कैसे इस्तेमाल करेंगे किसी दूसरे डेटा सेट के लिए, ठीक है। इसमें कोई सवाल है तो पूछें। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है जी, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी ये ट्री और माउंटेन वाला हमने कन्वोल्यूशन बेस लिया, एक और कन्वोल्यूशन बेस लें और उस पे यही वाले क्लासिफायर लगाएं जो अभी कैट एंड डॉग वाला है, उसमें ट्री माउंटेन के साथ कैट, डॉग और सर्टन दूसरे भी एनिमल्स होंगे, तो आपके ख्याल में वो ज्यादा अच्छी प्रेडिक्शन देगा कि ये मॉडल देगा, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? हाँ देखें, अगर वो क्लासेस जो हम क्लासिफाई करना चाह रहे हैं वो उस डेटा सेट का पार्ट है जो हमने प्री ट्रेन लिया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। क्योंकि हम जो आगे अभी प्री ट्रेन नेटवर्क इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास डेटा जो है वो इमेज नेट का डेटा सेट है, और इमेज नेट के डेटा सेट में तस्वीरें हैं 14 लाख तस्वीरें, 1.4 मिलियन तस्वीरें, और 1.4 मिलियन तस्वीरों में जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो हैं 1000 डिफरेंट क्लासेस की तस्वीरें। उसमें कैट एंड डॉग भी शामिल है, उसमें ह्यूमंस भी शामिल हैं, उसमें डिफरेंट एनिमल्स शामिल हैं, उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं। 1000 क्लासेस हैं तो सोच लें आप कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसमें कैट एंड डॉग भी शामिल है। तो दिस इज अ वेरी प्लस पॉइंट कि वो डाटा जिसको आप देना चाह रहे हैं क्लासिफायर में, वो भी ऑलरेडी उसका पार्ट है, और भी डाटा मौजूद है और वो भी उसका पार्ट है जो हम देना चाह रहे हैं, तो इट्स अ प्लस पॉइंट। अगर नहीं भी पार्ट होगा तब भी वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहेगी, लेकिन अगर पार्ट है तो मेरा ख्याल है फिर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। अच्छा सर जी, एक क्वेश्चन यहाँ पे बता दूं, ये एक्चुअली ये जो आप बोल रहे हैं ना कि प्री ट्रेन्ड फीचर एक्सट्रैक्शन हम यूज कर सकते हैं, और अभी आपने जैसे एग्जांपल दी कि 1.4 मिलियन डेटा सेट का मतलब एक हमारे पास ऑलरेडी ट्रेन मॉडल है जिसमें 1000 क्लासेस भी मौजूद, तो ये आई थिंक
इन रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये सारी चीजें जो है वो आई थिंक पेड होती होंगी, राइट? और या तो आपको खरीदनी पड़ती होंगी जो प्री ट्रेन मॉडल्स होंगे, क्योंकि जिसने काम किया है वो ऑलरेडी मतलब मार्केट में ऐसे तो नहीं देगा। तो अच्छा, इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बहुत हद तक लेवल तक, जैसे हम स्टूडेंट लेवल के भी काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट लेवल की जो चीज़ें हैं वो हमें फ्री रिसोर्सेज के तौर पे जो है ना अवेलेबल हैं। लेकिन जो, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, ये 90s और 80s में जो है ना इस पे काम हुआ है, तो ये क्लासिक जो है ना वो डाटा सेट्स हैं और क्लासिक अप्रोच के साथ जो है ना काम हुए, कॉमनली अवेलेबल कर दिए गए हैं। और वो इसलिए अवेलेबल फ्री में कर दिए जाते हैं ताकि कम्युनिटी इसकी तरफ आए, काम करे और डेवलपर्स इसके इंक्रीज हों। अगर सब चीज़ें छुपा के रखेंगे तो काम, आम आदमी जब तक काम नहीं करना शुरू करेगा उसके ऊपर, तब तक मार्केट में पेनिट्रेट नहीं होगी, चंद लोगों से काम नहीं होता। इसलिए बहुत सारी चीज़ें एज अ फ्री रिसोर्स के तौर पे जो है ना अवेलेबल कर दी जाती है, और ये भी अवेलेबल है। लेकिन बहुत सारे जो मॉडल्स होते हैं जिन पे लोग अभी रिसर्च कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, या वो किसी स्पेसिफिक टास्क से बिलोंग करते हैं, वो अपनी रिसोर्सेज जो और डाटा जो है ना वो शेयर नहीं कर रहे होते। लेकिन जब उनके काम हो जाते हैं, वो मॉडल बन जाता है, डिप्लॉय हो जाता है, उनका पेटेंट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर वो उसको भी जो है ना पब्लिकली अवेलेबल कर देते हैं कि अब हमें कोई इशू नहीं है, अब हमारा ये पेटेंट हो गया और हमने काम कर लिया ना, तो वो भी हमारे पास फ्री में मिल जाता है। तो इसी तरह चीज़ें चलती हैं आगे। सर इसमें फिर ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें कोई बहुत स्पेसिफिक टास्क ना हो तो हम प्री ट्रेन मॉडल ही यूज़ करें, यही सजेस्टेड है। और अगर कोई बहुत स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं या हमारे पास डाटा बहुत रिफाइंड है तो हम अपना मॉडल बनाने की तरफ जाएं, ऐसा ही। मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा आप प्री ट्रेंड करें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। एक अगर है भी तो मैं क्यों अपने आप को मुश्किल में डालूं अगर मेरा काम आसानी से हो रहा है। और अगर प्री ट्रेन लेबललेस होते हैं मॉडल्स। प्री ट्रेन जो मॉडल है ये लेबललेस है, मतलब उसमें लेबल कोई नहीं है जो भी प्री ट्रेन मॉडल है। नहीं, वो तो मॉडल है ना, डाटा थोड़ी। हमारे पास जो हम मॉडल इंपोर्ट करेंगे ना, उसमें हमारे पास सिर्फ मॉडल आएगा, तैयार मॉडल है, रेडी मॉडल है। अब वो डाटा सेट क्या था, उसके लेवल क्या थे, अब हमें उसकी जरूरत ही नहीं है ना, ये जानने की क्या जरूरत है। उसमें सिर्फ हम एंड में हम अपनी एक लेयर लगा देंगे। ये सर अपने पैरामीटर देंगे इसे, हमें अपने पर हमारे पैरामीटर पे ट्रेन करेगा, फिर वो ऐसे ही हमारे जो हम जो 100-200 तस्वीरें देंगे उस पे काम करेगा ये। नहीं सर, उसके जो पैरामीटर्स होंगे, लेबल्स होंगे, वो तो नहीं, पैरामीटर लेवल अलग अलग चीजें यार, दोनों को एक साथ कहाँ जोड़ रहे हो? सर दोनों ही देनी पड़ेंगी ना, मैं यही कह रहा हूँ। नहीं, दोनों नहीं देनी पड़ेंगी, हमें बाद में अपने लेबल्स, अपना डाटा और अपने लेबल्स बाद में देने पड़ेंगे उसे। सर एक बात कहने का मकसद है कि जो प्री ट्रेन मॉडल है वो एक तरह का, उसमें एक तरह का ट्रेजर है एजेस डिटेक्शन का। वो हम एजेस डिटेक्शन की जो उसकी कैपेबिलिटी है ना वो हम यूज करेंगे और लेबल अपनी मर्जी का देंगे। जी हाँ। तो सर दो चीजें होती हैं, ये जो मार्केट है मॉडल्स के लिए मार्केट, ये कैगल के अलावा कोई और भी मार्केट है? और दूसरा, अगर हमने कोई अपना मॉडल बनाया तो उसको लॉन्च करने के लिए सबसे बेटर मार्केट प्लेस कौन सी है? कैगल। आपने कैगल से कोई डाटा सेट लिया, ठीक है, कैगल पे बहुत सारे लोगों ने उस डाटा सेट पे काम किया, अपने अपने मॉडल और आर्किटेक्चर बनाए हुए हैं। आपने कुछ नया सोचा, कोई नई टेक्निक लगाई, जिस तरह हमने अभी एक नेटवर्क देखा था कि एक कन्वोल्यूशन यूज किया, एक मैक्स पूल यूज किया। अभी हम प्री ट्रेन नेटवर्क उठाएंगे और उनका आर्किटेक्चर देखेंगे कि उनका आर्किटेक्चर क्या है, तो वहाँ आपको नजर आएगा यार वो तीन कन्वोल्यूशन यूज कर रहे हैं, फिर एक मैक्स पूल यूज कर रहे हैं, फिर 2 कन्वोल्यूशन यूज कर रहे हैं, फिर एक मैक्स पूल यूज कर रहे हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ तरह से उन्हें, तो ये काम आप भी कर सकते हैं कि आप अपने मेहनत करके अपना आर्किटेक्चर जो है ना वो बनाएं, ऐसा आर्किटेक्चर जिसपे एक्यूरेसीज जो है ना वो जबरदस्त आने लगे, तो आप अपने नाम से पब्लिश करा दें, फिर अब आपका प्री ट्रेन नेटवर्क सर उसकी जो मार्केटिंग होगी वो उसी नंबर पे बेस करेगी कि 98% एक्यूरेसी, 99%, वो वही मार्केटिंग एक आपका होगा। हम ये क्लेम करेंगे कि भाई आप इस पे कोई सा भी इमेज दे दें, ये हमारा ऐसा मॉडल है इमेज क्लासिफिकेशन का, इसको किसी भी किस्म का इमेज का डाटा दे दें, ये आपको एक्यूरेसी जो है ना 97% से अबव ला के देगा। ये क्लेम करके हम कैगल पे अपलोड करेंगे, फिर लोग देखेंगे और उसको कमेंट्स करेंगे उसके सर इसकी ट्रांसफर लर्निंग है ये जो हम कर रहे हैं प्री ट्रेन मॉडल से हम अपने मॉडल पे शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफर लर्निंग कहलाती है। सर ये दोनों अलग-अलग कमांड्स हैं, क्लासिफायर की और कन्वेंशनल बेस की जो आपने जो फंक्शंस दो लिखे हैं, ये 2 कमांड्स हैं बेसिकली। कमांड नहीं, ये पूरा प्रोसेस है।
ये एक पूरा प्रोसेस है, कमांड नहीं है। अच्छा सर, ये जो अमेज़न से सारा काम हो रहा है ये प्री ट्रेंड नेटवर्क पे ही हो रहा है, कन्वेंशनल बेस्ड वर्क उनका बना हुआ है ऑटोमेटिकली, हम जब उस पर प्रोडक्ट्स वगैरह यानी उनकी इमेजेस वगैरह लगाते हैं तो वो क्लासिफाइड बेस को हम चेंज करें तो वो वही नेटवर्क को फॉलो कर रहे हैं प्री ट्रेंड नेटवर्क को? जी हाँ, ऐसे ही है सर, क्योंकि उसमें ये होता है ना कि समटाइम्स एक दफा में ऐसा रियल में ये हुआ था कि जैसे उसमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कि गेटेड अनगेटेड, ठीक है, तो जो एक प्रोडक्ट था वो था कि सॉरी गेटेड प्रोडक्ट था, तो उस इमेज को जब मैंने अपलोड किया था तो उसका जो उस टाइम पे उन्होंने मुझे कहा था कि ये गेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन जब मैंने उसी इमेज को थोड़ा सा रोटेट करके उसको अपलोड किया तो उसी टाइम उन्होंने मुझे ये क्लासिफाई कर दिया कि दिस वन इज द अनगेटेड प्रोडक्ट। द रीजन इज दैट कि उसके बैक पे ऑलरेडी वो प्रोडक्ट की जो इमेज थी वो पड़ी हुई थी, उन्होंने उसके साथ मैच करके उन्होंने उसको अनगेट कर दिया क्योंकि डाटा उनके पास अवेलेबल था। सही। तो आई थिंक सो कि ये सारा काम उसी के प्लेटफॉर्म पे इसी पे और एफिशिएंट डेटा पे। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया होगा, लेकिन प्रोसेस तो ऐसा ही लग रहा है कि यही काम हुआ होगा। अच्छा सर, आप कह रहे थे कि ये जो कन्वोल्यूशन का प्रोसेस है ये बिल्कुल सेम है, तो इसमें हम फिर अलग अलग किस सिनेरियो में हम इस तरह से किस तरह डिसाइड करेंगे कि हमारा कन्वोल्यूशन चेंज हो? क्या इसके कुछ आर्किटेक्चर तो चेंज कर सकते हैं ना? जी, आर्किटेक्चर चेंज कर सकते हैं। देखें, मैं आपको बताता हूँ आर्किटेक्चर से क्या मुराद है। देखो, ये हमारे पास, वापस चलता हूँ, हमने अभी एक मॉडल देखा कन्वोल्यूशन का, ये हमारा आर्किटेक्चर आ रहा है उसका। इसका आर्किटेक्चर क्या है? एक कन्वोल्यूशन लेयर इस्तेमाल करी, उसके बाद बोला भी मैक्स पूल इस्तेमाल कर लो, फिर एक कन्वोल्यूशन इस्तेमाल किया, उसके बाद बोला एक मैक्स पूल। ये एक आर्किटेक्चर है। आप एक आर्किटेक्चर बनाते हैं, कन्वोल्यूशन नेटवर्क बनाते हैं, आप कहते हैं यार मैं एक कन्वोल्यूशन नहीं, मैं 2 कन्वोल्यूशन इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद एक मैक्स पूल इस्तेमाल करूंगा, और मैक्स पूल भी मेरा 2x2 का नहीं होगा, मेरा मैक्स पूल 3x3 का होगा। चलो ठीक है, ये आपका अब आपका फिनोमेना है, आपने ऐसी लेयर्स लगाई, डिपेंड करता है उस पर रिजल्ट कैसा आ रहा है। ठीक है सर। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो है ना वो काम करने जा रहे हैं। काम करने क्या जा रहे हैं? डेटा सेट डाउनलोड करना है हमने, ये लिंक दिया हुआ है, ये आप लोग अपने पास जो है वो डाउनलोड पे लगा दें। सबके पास बुक है या लिंक भी मैं दे दूं चैट में? सर, ये हम गूगल क्लैप पे कर लें? अभी अपने लोकल सिस्टम पे कर लें, गूगल कोलैब पे मैं बाद में कराऊंगा इसको। सर, डिपेंडेंसीज का काफी मसला आ जाता है इस पे लोकल सिस्टम पे, तो काइंडली गूगल कोलैब पे कर दे, ज्यादा बेहतर ना होता? दोनों पे करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ दोनों पे करेंगे। पहले लोकल पे कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि अभी यहाँ तरह फोल्डर मैनेजमेंट सिस्टम सीखना है ना। मैंने ये लिंक दे दिया है यहाँ पर, और सर इसका मॉडल लेना है या पूरा का पूरा डेटा सेट लेना है? इसका डेटा सेट लेना है। ओके, थैंक यू। सर, एजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, वो प्लीज आप रिपीट कर देंगे एंड पे वंस? कर दूंगा रिपीट। ये डेटा सेट जो है जी, सीएसवी लेनी है? नहीं, ये ट्रेन या टेस्ट का कोई एक फोल्डर ले लें, या डाउनलोड ऑल कर लेंगे तो सारा डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड ऑल कर दिया अपने पास। सर, ये डाउनलोड ऑल मतलब ये 250 MB का डाटा टोटल सर की बस? जी सर, ये 250 MB का डाटा है ओनली बस? नहीं, 800 कुछ MB का बन रहा है। आप कह रहे हैं कि डाटा सेट
आप यहाँ टेस्ट वाला ले लें या ट्रेनिंग वाला ले लें, तो इसमें तो डाटा 812 MB का आ रहा है मेरे पास। उसके ऊपर ट्रेन करना है। ओ जी सर, इतना ही आ रहा है। ठीक है ना। सर ये डायरेक्ट भी कर सकेंगे सर कोलैब पे, गूगल कोलैब के साथ अगर डायरेक्ट वो कर लें, क्योंकि कंप्यूटर में इतनी जगह नहीं होती ना। देखिए मैंने कहा कि हमें लोकल पे भी करना सीखना है, कोलैब पे भी करना सीखना है। डाटा तो आपको फिर भी जो है ना वो चाहिए होगा, ताकि आप अपने ड्राइव पे रखें और उसको माउंट कराएं कोलैब के साथ। ठीक है ना, डाटा गूगल ड्राइव पे डालेंगे और उसको कोलैब के साथ माउंट कराएंगे, तो डाटा तो फिर भी आपको डाउनलोड करना ही है। तो सर ये हमारे पास ट्रेन आर्किटेक्चर काफी होते हैं, जैसे ये रेज़नेट है, VGG16 का। हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम पे हम प्री ट्रेन ये आर्किटेक्चर यूज कर लें? ये तो आप जो VGG16 है और दूसरे मॉडल हैं, इनको जाके थोड़ा स्टडी करें कि किस पे एक्यूरेसी कितनी आ रही है, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कौन सा वाला समझ में आ रहा है प्री ट्रेंड के तौर पे इस्तेमाल करना। ओके सर आप ये डेटा जो है इसको डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं बगैर अपनी लोकल मशीन पे डाउनलोड किए, क्लाउड पे आ सकता है और वो बहुत फास्ट होता है। उसका तरीका शेयर करा दो यार, अच्छा हो जाएगा काम। सर मैं आपके साथ वो कोलैब की फाइल शेयर कर देता हूँ, ये मैंने खुद की थी एग्जांपल। सही है। ये भाई क्या कहना चाह रहे हैं कि डाटा कहाँ से उठाया जा सकता है यार? कि डायरेक्ट कोलैब में डाउनलोड हो जाएगा। डाटा आपके पास कैगल पे रखा हुआ है तो वो डायरेक्ट आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट जो है ना वो कोलैब के साथ कनेक्ट करा सकते हैं, वहीं से चल जाएगा। ये तो कमाल हो जाएगा। हाँ, उसका रिसोर्स शेयर कर दें ताकि उसको फॉलो करें। जी सर यही क्वेश्चन मैं भी पूछ रही थी सर आपसे कि हम कर सकते हैं उस तरह, तो अगर वो होगा तो फिर इजी हो जाएगा सर। इस तरह तो फिर हम जो गूगल ड्राइव पे पाँच जी सर बोल लीजिए। जी सर जो इस तरह तो फिर अगर ये प्रोसेस है कि कैगल पे कहीं और डाटा सेट पड़ा हुआ रिमोटली, इस तरह तो फिर सर जी जो मतलब 6 TB के साथ TB के डाटा सेट पड़े हुए हैं गूगल ड्राइव पे, वो भी हम कर सकते हैं उनको ट्रेन। तो ये तो बहुत बेहतर हो जाएगा अगर मिल जाए उनसे फाइल में, तो उनके काइंडली कमेंट में पिन कर जाएगा। सही सर एक दफा सर मैंने ये सर कैगल का डाटा सेट यूज किया था, मैंने सिर्फ उसकी जोमेटर की फाइल उठा के डाली थी। शायद आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। डाटा सेट का सिर्फ लिंक था उसके अंदर, उसको खुद ही उठा लिया। सर मैंने ये पूछा था कि सर अब मैंने आपने ये बताया कि टेस्ट डाटा ले कैगल का डाटा सेट मैंने यूज करना था, इसकी पूरी जो कोड की फाइल थी ना जोमेटर टेस्ट डाटा से काफी ज्यादा है। तो सर अगर हम फर्स्ट करें टेस्ट डाटा डाउनलोड करते हैं तो इसके बाद क्या हमें मॉडल ट्रेन करना है उसमें इशू नहीं आएंगे? हमारा प्रॉपर्ली ट्रेन हो सकेगा अगर हम टेस्ट डाटा डाउनलोड करके उस पर हम मॉडल ट्रेन करते हैं तो? तो किसी को इनकी बात समझ में आई हो तो प्लीज मुझे बताएंगे। मैं इनकी आवाज बड़ी कोशिश के बाद भी नहीं सुन पाया हूँ, रिपीट कर दे कोई दूसरा बंदा। सर वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ टेस्ट डाटा ही डाउनलोड करें तो फिर हम ट्रेन डाटा डाउनलोड ना करें तो हम टेस्ट डाटा के जरिए ट्रेनिंग के लिए कैसे देंगे, या वो कैसे वर्क करेगा? देखें मैंने इसीलिए अभी पूरा डाटा डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि मैं ट्रेंड डाटा करता तो फिर सवालात और शुरू हो जाते, टेस्ट डाटा क्यों नहीं किया, टेस्ट डाटा कर लिया, ट्रेंड डाटा क्यों नहीं किया। इसीलिए मैंने पूरा डाउनलोड कर लिया ताकि मैं पूरी कंप्लीट बात आपको समझा सकूं। ठीक है ना आप, क्योंकि हमें डाटा अभी हमने बात की है कि हमें स्मॉल डाटा सेट पे काम करना है। तो मैं वो स्मॉल डाटा सेट जो 25,000 की इमेजेस हैं उसमें से मुझे 4,000 इमेजेस चाहिए। वो 4,000 इमेजेस में ट्रेन वाले सेट में से निकाल लूँ या टेस्ट वाले सेट में से निकाल लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए जो है ना
वो आप कोई सा भी इस्तेमाल कर लें, ट्रेन इस्तेमाल कर लें या टेस्ट इस्तेमाल कर लें, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा डाटा सेट डाउनलोड करवा लिया है ताकि मैं पूरी कंप्लीट पिक्चर जो है ना आपको आसानी से समझा सकूं। अभी 2-4 मिनट सर वो मैंने लिंक सेंड किया, आप जरा चेक करें। जी लिंक शेयर कराया है जानजेब। नहीं सर, उसामा ने शेयर कराया। 1 मिनट जी, उसामा कोलैब का एक लिंक आ रहा है, ये मैंने क्लिक कर दिया। सर ये काइंडली हम सबको भी कर दें ताकि हमें भी। चैट में शेयर कराया इन्होंने, चैट में शेयर कराया भाई, मैंने वहीं से उठाया। वो एक्सेस मांग रहा है सर, वो एक्सेस मांग रहा है। उसामा एक्सेस सर आप रिक्वेस्ट करें, मैं देता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट कर सर ये इन्होंने एवरीवन को नहीं किया, शायद आपको पर्सनल किया हुआ है, तो काइंडली नहीं थे कि एवरीवन को कर देंगे। अच्छा, अभी एक्सेस मिल जाए तो फिर कर देता हूं। नहीं एवरीवन पे आ रहा है, एवरीवन पे भी उसामा, एवरीवन पे भी कर दें भाई, ऑलरेडी आ रहा है सर। ये मैंने यूनिवर्सिटी की मेल से किया हुआ है, जिनके पास नहीं है वो नहीं कर सकते सर। फाइल जो डाउनलोड नहीं हो रही, डाटा फाइल सर कहाँ पे सेव होगी सर? डाउनलोड के फोल्डर में सेव होगी जहाँ डाउनलोड कर रहे हो आप। जो आप कैगल से डाटा डाउनलोड कर रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सर आपका ईमेल क्या है वो बता दें। क्या आ रहा है मेरी स्क्रीन पे नीचे लिखा हुआ? सर मैं कैगल पर डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था, मुझे बार बार कह रहा है कि अकाउंट वेरीफाई करवाना है, तो आप अकाउंट वेरीफाई करवाना पड़ता है कि डाउनलोडिंग के लिए? यार वेरिफिकेशन का तो इतना प्रोसेस होता है कि जो ईमेल डाली है उसके ऊपर आपके वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड कैगल पे डाल दो। नहीं वो तो मैंने कर दिया है। वो कह रहा है कि वो रूल सब करें, तो कह रहा है कि अपना नंबर ऐड करेंगे तो उससे वेरीफाई होगा आपका अकाउंट, ये कह रहा है। क्या करें जी सर, वो करना पड़ेगा, सिर्फ अपना नंबर डाल दो, उस पे कोड आ जाएगा। कर दो उसको, क्या मसला। सर मैंने आपको एक पिक्चर भेजी है, वो चेक कर ले, उसके अंदर कोड लिखा हुआ है, उसको एक नजर देख ले आप। उसामा भाई अगर आप मुझे भी एक्सेस कर देते चलो यार, कि सबको कर दिया आपने, ऑल कर दिया, ओपन कर दिया। ये पिक्चर भेजी है जी सर ये मैंने एक पिक्चर भेजी है, चेक कर ले। जी देख रहा हूँ उसको मैं। तो ये इसने जो URL से जब डाउनलोड का कह रहा है मैसेज, तो ये कोलैब पे डाउनलोड कर दिया उसने। ये तो सिस्टम पे कर रहा लगता है सर। बात तो फिर वही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है ना, देखो मैं जो आपको लोकल पे करवा रहा हूँ ना, उसकी बुनियादी वजह ये है कि कोलैब ये जो आप ट्रेनिंग कराएंगे या दूसरी चीजें करेंगे, कंप्यूटर विजन की ट्रेनिंग जो है ना वो रात भर सिस्टम चलता रहता है। अगर आपने सिस्टम बंद कर दिया तो वो रुक जाएगी ट्रेनिंग, या आपने एक बार ट्रेन कर लिया फिर सिस्टम शट डाउन कर दिया, या 24 आवर्स के बाद कोलैब जो है ना वो आपका डाटा वैसे ही साफ कर देता है वहां से। सर ये आप दोबारा देखिएगा, मैंने एक और भेजी है आपको। हाँ तो फिर वो प्रॉब्लम है सर, कैग के नाम से भेजी है। अच्छा मैं देख लेता हूँ सर। वो दूसरा तरीका ठीक है जिसमें डायरेक्टली इसको आप कोलैब पे आप कर लेते हैं। माउंट कराने वाला तरीका जो है वो सर इसे रिफ्रेश करें। जी मैंने सर ये भाई साहब उसामा भाई ने क्या किया, मतलब कि गूगल कोलैब सर आपकी डाउनलोड भी फेल हो गई है, नेटवर्क एरर।
अल्लाह खैर करे यार, किसकी नजर लग गई है? सर सबकी फेल हो गई है, इधर मेरी भी फेल हो गई। सबने एक साथ लोड डाल दिया लग रहा है उसके ऊपर। आई थिंक सो सर। या किसी को एक्सेस मिली है और दूसरी फाइल पे? अच्छा अभी मैंने तो अभी रिज्यूम किया, रिज्यूम हो गया। रिज्यूम तो हमारा भी हो गया 13 मिनट। अच्छा सर ये काइंडली बता दीजिएगा, जो ये उसामा भाई ने कोड लिख किया हुआ है लिप यूआरएल की मदद से, तो सर ये कैगल के कोलैब के ऊपर ही डाटा डाउनलोड हुआ है सारा? ये मुझे भी नजर नहीं आ रहा है, ये उसामा ही सही बताएंगे इन्होंने क्या। सर आप रिफ्रेश करें उसको, मैंने परमिशन चेंज कर दिया। अच्छा मैं करता हूँ सर, ये वाला चेक करें ना, ओपन डाटा सेट ही तो आराम से हो जाएगा सिस्टम में ओडी करके। ये क्या है भाई? ये पूरी नोटबुक तो नहीं आ रही, ये तो इमेज आ रही है। उसामा भाई इधर आप नोटबुक ही शेयर कर दें, हम पूरी जिस पे आपने बनाया कि उसकी कोलैब। ये ऊपर आप माउस ओवर करेंगे ना तो कोलैब आ रहा होगा, उस पे क्लिक कर दो। ओपन विद कोलैबोरेटर, ठीक है। दोबारा भी कर दिया। वालेकुम सलाम सर जी, वेलकम बैक। ठीक है, वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सर आप एक काम करें ना, वो जो मैंने आपको पिक्चर भेजी है उसके जरिए कर ले। उसके अंदर आप कैगल का लिंक देके वो कैगल से डायरेक्ट आपकी नोटबुक पे डाउनलोड कर देगा। अच्छा यार ये सारी बातें सही हैं, इसमें से कोई सा भी तरीका फॉलो कर लें, इशू नहीं है। लेकिन बस एक चीज का इशू ये आएगा कि 24 आवर्स के बाद जितना भी डेटा आपका रखा होगा कोलैब के ऊपर, वो जो है ना वो साफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आप अगर आप समझते हैं कि यार सही मुनासिब तरीका है तो यू कैन डू दिस, आप कोलैब को जो है ना वो डाटा कनेक्ट करवा दें। दूसरा तरीका जो मैं 2 तरीके का परफॉर्म करूंगा, वो एक होगा कि आप जो है अपनी ड्राइव के ऊपर डाटा रखें और उसको कोलैब के साथ कनेक्ट करवा दें। उससे ये होगा कि अगर कोलैब बंद हो गया तो कोई बात नहीं, आपका डाटा ड्राइव के ऊपर रखा हुआ, आप दोबारा माउंट करा देंगे, कोई इशू नहीं होगा, दोबारा से कनेक्टिविटी हो जाएगी। सर वो ठीक है सर। ठीक है, ये जो मेथड है इसमें हर दफा जब बंद करेंगे दोबारा चलाएंगे दोबारा डाउनलोड करेगा। हाँ और मसला यही होता है कि वो जाहिर है सिस्टम जो है 24 आवर्स के बाद जो है ना वो आपके साथ ये मामला करेगा। दूसरा ये कि अगर इतना डाटा पैकेज आपका है तो ठीक है, करते रहे, फिर तो कोई इशू नहीं है, वो डिपेंड करता है रिसोर्सेज पे। सर ये बता दीजिएगा कि जी सर ये बता दीजिएगा कि ये हुआ कैगल कोलैब पे डाउनलोड है ना सारा डाटा, मतलब ये हमारे सिस्टम की ड्राइव पे डाउनलोड नहीं ना हुआ डाटा इसमें से कुछ भी? नहीं ये कोलैब के ऊपर जो है ना भेज दिया हमने। अच्छा सर दूसरी बात ये है कि सर इसको टेम्परेरीली उसके ऊपर होगा, फिर बंद हुआ तो बंद हुआ। सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह हमारी एपीआई होती है सर, तो एपीआई को हम जब हिट करते हैं तो वो सर्वर पर जाकर मैनिपुलेट करके डाटा लेके आती है वापस। यहाँ क्या सिनेरियो है कि कोलैब पे टेम्परेरी रैम यहाँ पर यही हो रहा है। हाँ ये टेम्परेरी तौर पे आपने जो कैगल की एपीआई दे दी ना डाटा की, ये कैगल की एपीआई आपका डाटा उठा के कोलैब के ऊपर जाके सर्वर पे डाल दे रही है। ठीक है, रैम या कैश में। हाँ लेकिन क्या होगा, वही मसला होगा कि जब आप अपना काम फिनिश करेंगे ये डिस्कनेक्ट होगा और डाटा जो है ना वो आपको फिर दोबारा हिट करना पड़ेगा एपीआई को, अगर आपको दोबारा चाहिए।
कंप्लीट स्ट्राइक नहीं हो रही कि वहां पर जाकर डाटा ट्रेन नहीं कर रहा, आपके कोलैब में कैशेस में लेके आ रहा है, ठीक हो गया सर, ये तो टेम्परेरी मेथड हो गया, यही चल रहा है। तो सर ये गूगल ड्राइव पे भी ऐसा हो सकता है, जो ड्राइव पे डाटा पड़ा हुआ है वो भी हम लेके आ सकते हैं इधर? हाँ, मैं आपको यही सिखाने वाला था ना, ये तो नई वाली बातें आ गई। मैं आपको ये सिखाने वाला था कि आपने जो डाटा डाउनलोड किया ना कैट एंड डॉग का, इसको हम गूगल ड्राइव पे डाल देंगे और ड्राइव को माउंट करा देंगे, ड्राइव को माउंट करा देंगे कोलैब के ऊपर। सर नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर किसी थर्ड पार्टी की, मतलब आपका पड़ा हुआ है डेटा सेट कोई भी, मतलब मेरे डाटा मैंने अपलोड अपनी ड्राइव पे माउंट नहीं किया हुआ, सर आपकी ड्राइव पे पड़ा हुआ और मैं सर उसको स्ट्राइक करके हिट करना चाह रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो इज इट पॉसिबल? नहीं यार, ये मैंने कभी नहीं ट्राई किया। देखते हैं, इसको सर्च मारते हैं कि भाई कोई, अगर मैं आपको अपनी ड्राइव का लिंक दे दूं तो क्या वो माउंट हो सकती है वहां पर, कि आपको अपनी ड्राइव पे डालना ही ना पड़े, यही कह रहे हैं ना सर? वो मैंने एक गिट की रेपो देखी थी, उस पे मेंशन हुआ था कि अपनी ड्राइव का उन्होंने माउंट करने का कहा हुआ था कि हमारी ड्राइव माउंट कर दो। सर्च करो, इस तरह कोई सॉल्यूशन निकल आए तो फिर उसको देखते हैं, अच्छा सॉल्यूशन। अच्छा, ये मेरे पास डाटा जो है वो डाउनलोड हो गया। अब हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले लोकल सिस्टम वाला कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम गूगल ड्राइव वाला काम करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, ये हो गया, जरूरत नहीं है सर। अभी हमारा तो सर आधा ही हुआ है। हाँ ठीक है, आप जब तक देखते रहें, समझ लें, हो जाएगा। ये कैट एंड डॉग का मेरे पास ये डाटा आ गया है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया है, मैं इसको वर्किंग डायरेक्टरी में ले जा रहा हूँ। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, इसके लिए हमारे एआई के लिए या मशीन लर्निंग के लिए हमारे पास सिस्टम जो कोई हमारे पास जीपीयू बेस्ड ही लेना चाहिए या हमारा लैपटॉप? यार अफोर्डेबल है तो जीपीयू बेस्ड ले लें, वरना अफोर्डेबल नहीं होता तो लोकल ही लेते हैं, फिर कोलैब का इस्तेमाल करते हैं। सर अगर लैपटॉप में 4GB का लगा हुआ है तो इनफ है? क्या 4GB का लगा हुआ है? ये जीपीयू। यार 4GB का क्या कह सकता हूँ मैं इसको, एक मॉडल चला के देख लें सर, पता लग जाएगा। हाँ, कितना काम कर रहा है। नहीं, वो तो डाटा के साइज पे डिपेंड करता है ना। अब बात हो सकता है कि छोटा डाटा सेट हो तो 4GB सही चल रहा है, बड़ा डाटा सेट भी फिर बैठ जाए। देखो भैया, मैंने अनजिप किया है अपने, जो मैंने फोल्डर डाउनलोड किया था उसको अनजिप किया है, तो मेरे पास 2 डाटा सेट आए हैं, ट्रेनिंग का और टेस्टिंग का। अब इस प्रोसेस को जरा सही समझ लेना। मैं ट्रेन के जो डाटा सेट है उसको जो है वो अनजिप कर रहा हूँ। ये मेरे पास ट्रेन का जो है वो फोल्डर आ गया है। तकरीबन 12,500 तस्वीरें जो है वो ट्रेन में कैट की हैं और 12,500 तस्वीरें जो है वो डॉग की हैं। अगर तो इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है तो यही फिगर होगा। सर एक क्वेश्चन था। जी जी सर, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, ह्यूमन एंड हॉर्स डिटेक्शन का था, तो उसमें भी ऐसी इमेज प्रोसेसिंग का करना था काम। तो उसमें ये मसला आ रहा था कि हम लोग जो सेल होता है, एक ईपॉक का था, कोड था, उसको रन के तकरीबन 3-4 आवर्स लगे उस पर, और अगेन उसको जब भी रन करें तो सारे सेल्स करना पड़ता है, रन अगेन करना पड़ता है सारा। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, हालांकि कोलैब पे जीपीयू पे कर रही थी फिर भी। तो इसका कोई सोल्यूशन है? कोलैब के साथ तो यही मसला है ना कि अगर आप दोबारा करेंगे तो सब चीज़ें आपको दोबारा करनी पड़ेंगी। इसका सॉल्यूशन तो यही है कि वो 1 गो के अंदर जो है ना फिर अपना काम जो है पूरा कर लिया जाए। अच्छा, ये देखो भाई, हमारे पास ये ट्रेनिंग का डाटा सेट है, ये कैट्स एंड डॉग का हमने डाटा ले लिया है, और मैं इसमें देखना चाह रहा हूँ कितनी कैट्स हैं और कितने डॉग हैं। 11,000 की सीरीज चल रही है।
कैट 11,011 ये देख लें, ये कैट जो है 12,499, 12,500 कैट हो गई, और क्या आ जाए तो 12,500 जो है ना डॉग हो गए। I guess cat and dogs mix है, ये सेपरेट नहीं है। अब देखो क्या, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले हमने इसको समझना है। हमने ये काम करना था कि हमने अपने डेटा के अंदर से पूरा डेटा नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा डेटा लेना है। जिस तरह यहाँ बात हमने की थी कि हम टोटल 4,000 तस्वीरें लेंगे 2,000 कैट की, तो वो अब वो 4,000 तस्वीरें जो है ना, मेरी चॉइस है कि मैं उसको जाके ट्रेन के डेटा से निकाल लूँ या मैं उसको जाके टेस्ट के डेटा से निकाल लूँ, कोई इश्यू नहीं है। आप कोई सभी जो है ना फोल्डर ले लें, वहाँ से उठा लें। सर आपकी आवाज आ रही है अभी। आपकी आवाज गई सर। Sir, your voice is going deep down. मैंने जो है ट्रेन का जो है ना वो फोल्डर ले लिया है। अच्छा, मेरी वर्किंग डायरेक्टरी का जो मेरा जहाँ पर डेटा सेट पड़ा हुआ है वो ये FCNN और ट्रेन है। अब जरा कोड की तरफ आते हैं कि हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, ये कोड के थ्रू हम अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और फोल्डर जो है ना वो बना रहे हैं। ठीक है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर लोकल के ऊपर जो है ना अपने एक फोल्डर बना रहा हूँ, वर्किंग का फोल्डर बना। वो डेटा वहां पड़ा हुआ है, पड़े रहने दें। मैं अपनी एक CNN वर्किंग का फोल्डर मैंने बना लिया। मैं इस वर्किंग फोल्डर में आके यहाँ जुपिटर नोटबुक बता रहा हूँ। नई फाइल मैंने बनाई। अच्छा जी, अब साथ साथ रहिएगा, तवज्जो के साथ कोशिश करेंगे साथ साथ काम भी कर लें। 2 लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो रही हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और SH यूटिलिटी, ये हमने इंपोर्ट कर ली है। उसके बाद ये कह रहे हैं ओरिजिनल डेटा सेट डायरेक्टरी, कि हमारा ओरिजिनल डेटा सेट कहाँ रखा हुआ है। सर ये दोनों करती क्या है, OS और SHU? ये अभी आपको पता चल जाएगा जब आप कोड करेंगे ना अभी मेरे साथ, तो आपको पता चल जाएगा। अभी आप देखते रहें इसको। ओरिजिनल डेटा सेट डायरेक्टरी का एक वेरिएबल बनाया, ये वो वेरिएबल है जहां ये बता रहा है कि मेरा ओरिजिनल डेटा सेट कहाँ रखा हुआ है। तो मेरा डेटा सेट कहाँ रखा हुआ है, बुक कह रही है कि इनका डेटा सेट डाउनलोड में कैगल ओरिजिनल डेटा के नाम से रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा भाई, और हमारा जो ओरिजिनल डेटा रखा हुआ है वो CNN जो है वो यहाँ रखा हुआ है। F के अंदर CNN के अंदर ट्रेन के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये मेरा पूरा पाथ जो है वो ये है, जिस फोल्डर में डेटा है वो मेरा जो है ना पूरा पाथ है, FCNN ट्रेन। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, FCNN, ये फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर दीजिएगा। इनके अंदर फॉरवर्ड स्लैश करेंगे जी हाँ, दोनों को। अच्छा, एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने ट्रेन का फोल्डर जो है ना वो अपना भी बनाना है, तो ये 2 ट्रेन जो है वो मिक्सअप हो जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले ट्रेन के फोल्डर का नाम जो है ना वो चेंज करके नाम चेंज कर रहा हूँ उस ट्रेन के फोल्डर का, ताकि दूसरे वाले जो ट्रेनिंग का फोल्डर बनेगा उससे इसका नाम डिफरेंट हो जाए। मैं इसका नाम रख देता हूँ ओरिजिनल डेटा।
सर वो दूसरा ओरिजिनल का टेबल बनाना क्यों है हमने ट्रेन का? ठीक है, ओरिजिनल डाटा मैंने इसका नाम रख दिया है और यहाँ पर अब मैं क्या लिख रहा हूँ, डाटा भी तो देंगे ट्रेन होने के लिए, ओरिजिनल डाटा। ठीक है, ये अभी सिर्फ एक स्ट्रिंग बना है जिसके अंदर हमारे पास पाथ जो है वो मौजूद है। अच्छा, दूसरा काम क्या हुआ है, बेस डायरेक्टरी। ठीक है, जहां पर से मुझे डाटा उठा के अपनी वर्किंग बनानी है। अब बेस डायरेक्टरी का वेरिएबल बनाया मैंने बेस डायरेक्टरी बनाई। ये मैंने काम करने के लिए कौन सा फोल्डर बनाया था, मैंने ये बनाया था यहाँ पर CNN वर्किंग। ये मेरी बेस डायरेक्टरी है, CNN वर्किंग में आ गया, यहाँ फोल्डर बनाया, इसका मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर रख दिया अपनी CNN वर्किंग बेस डायरेक्टरी। अच्छा, बेस डायरेक्टरी के अंदर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ कैट एंड डॉग स्मॉल का। ये अभी पाथ दे रहा हूँ, ये क्रिएट हो जाएगा फोल्डर वर्किंग के अंदर कैट एंड डॉग स्मॉल। ये हमारी बेस डायरेक्टरी जहां हमारा डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर आएगा, यहाँ से डाटा उठेगा और यहाँ पर आएगा। ओके, ये मैंने कहा OS मेक बेस डायरेक्टरी। ये जब मैं इस लाइन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा ये फोल्डर जो है बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। OS जो है वो फोल्डर बना देगा। ये मैंने सेल एग्जीक्यूट कर दिया। एक बार जब मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है तो मेरा फोल्डर जो है यहाँ पर बन गया। देखें, ये आ गया फोल्डर। सर हमने एक फोल्डर पहले भी बनाया हुआ था रूट डायरेक्टरी पे F पे जाके, तो ये दूसरा फोल्डर बनाया, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी है हमें इधर? सर जो हमने पहले बनाया था F डायरेक्टरी में, आपने वो फोल्डर तो मैंने यहाँ बनाया था ना, जहाँ जो मेरा ट्रेन का डाटा सेट था ना, जहाँ से मुझे डाटा उठाना है। सर हमारे जो 25,000 इमेजेस हैं जी, वो सर इधर ओरिजिनल डाटा सेट में पड़े हुए हैं ना? वो यहाँ पर मौजूद है ना ओरिजिनल डाटा में। ठीक हो गया सर। तो सर जो हम उसमें से उठा रहे हैं, मतलब जो सैंपल पीस उठा रहे हैं, वो हमारी बेस डायरेक्टरी में पड़े हुए हैं। जी, अभी बेस डायरेक्टरी आए नहीं, अभी तो सिर्फ फोल्डर क्रिएट कर रहा है। अभी देखते जाओ, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, जब पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद सवाल पूछना, तो शायद हो सकता है सवाल पूछना ही ना पड़े। अच्छा, अब अगर मैं इस सेल को दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एरर देगा, कह रहा है कि फाइल पहले से मौजूद है, एक बार क्रिएट हो गई है ना। ओके, अच्छा, अब बेस डायरेक्टरी तो मेरा हो गया। बेस डायरेक्टरी के बाद अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, देखें इस कोड को समझिएगा। यहां पर मैंने लिखा ट्रेन डायरेक्टरी का एक पाथ बनाया, os.path ज्वाइन करो। बेस डायरेक्टरी के आगे क्या ज्वाइन कर दो, ट्रेन ज्वाइन कर दो। यानी ये ऐसा हो जाएगा कि जो बेस डायरेक्टरी है उसके आगे स्लैश करके क्या लगा दो, ट्रेन लगा दो। ट्रेन लगाने के बाद मैंने बोला OS mkdir इसको चला दो ताकि ये फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाए। ये मैंने चला दिया, 6 नंबर सेल चल गया। अब मेरी बेस डायरेक्टरी के अंदर ये वाली मेरी बेस डायरेक्टरी है कैट एंड डॉग स्मॉल, इसके अंदर ट्रेन का फोल्डर बन गया। ये एम्प्टी फोल्डर है अभी। इसी तरह मैंने वैलिडेशन का फोल्डर जो है बेस डायरेक्टरी में बना दिया। वैलिडेशन का फोल्डर जो है अब हम बेस डायरेक्टरी में बनाते हैं। ये वैलिडेशन बन गया। इसी तरह मैं टेस्ट का फोल्डर बना देता हूं। ये 3 फोल्डर जो है हमारी बेस डायरेक्टरी के अंदर बन गए, ट्रेन, टेस्ट और वैलिडेशन। ओके, अच्छा, अब ट्रेन के अंदर क्योंकि हमारे पास कैट अलग होंगी और डॉग अलग होंगे, तो इस ट्रेन के अंदर मुझे क्या बनाना है, कैट्स की डायरेक्टरी बनानी है और ट्रेन के अंदर डॉग की डायरेक्टरी बनानी है। तो हमने क्या किया भाई कि जो ट्रेन डायरेक्टरी हमने बनाई है, अभी ट्रेन डायरेक्टरी ये बनाई है ना, इसके आगे ज्वाइन कर दो कैट्स का फोल्डर। ओके भाई, कैट्स का फोल्डर और इसके आगे ज्वाइन कर दो डॉग का फोल्डर ट्रेनिंग के लिए।
ये दोनों एक साथ ले लिए मैंने और यहाँ पर मैंने इसको चला दिया है। अब मेरी ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर कैट का फोल्डर बन जाएगा और ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर डॉग का फोल्डर बन जाएगा। लेट्स सी, ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर ये 2 फोल्डर बन गए। सेम इसी तरह टेस्ट के अंदर 2 फोल्डर बनाने हैं और वैलिडेशन के अंदर 2 फोल्डर बनाने हैं। तो ये वैलिडेशन के 2 फोल्डर हो गए, इसके अंदर वैलिडेशन डायरेक्टरी के आगे जोड़ दिया। अभी ये फोल्डर एम्प्टी है, इसमें डाटा नहीं आया है, ये मैंने चला दिया सेल और उसके बाद मैंने टेस्ट वाला भी चला दिया। अब जाके चेक कर लेते हैं। ट्रेन के टेस्ट के अंदर भी 2 आ गए, ट्रेन के अंदर भी 2 आ गए और वैलिडेशन के अंदर भी 2 आ गए। अब आगे चलते हैं। अब बेसिकली हमारे फोल्डर जो हैं वो क्रिएट हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी जो ओरिजिनल डाटा सेट की डायरेक्टरी है वहां से डाटा उठा के इन फोल्डर्स के अंदर हमें डालना है और उतनी ही तादाद में डालना है जितना हमने बात की है। ये वाला कोड मैं पहला ले रहा हूं, यहां पर समझाता हूं आपको क्या काम हो रहा है कि मैंने एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाया और इसके अंदर 1000 की रेंज क्रिएट हो रही है, आई के अंदर 0 आ जाएगा और मैं क्या कह रहा हूं कैट और इस ब्रैकेट के अंदर 0 आ जाएगा। तो एक स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा। वो स्ट्रिंग क्या क्रिएट होगा भाई, कैट 0, कैट 1, कैट 2। अगर मैं ये सारी लाइंस को कमेंट कर दूं और इसके बाद मैं इसको चलाऊं तो एफ नेम अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सिर्फ एफ नेम जो एक लिस्ट होगी जिसके अंदर स्ट्रिंग लिखे होंगे। वो स्ट्रिंग का फॉर्मेट क्या होगा, ये होगा जो इमेज का नाम बन रहा है, जो हमारे फोल्डर के अंदर इमेज जो है वो मौजूद है। लेट्स ये देखें, ठीक हो गया। तो ये इमेज के नाम हमने क्रिएट कर लिए, जो सेम इमेज के नाम है जो हमारे फोल्डर के अंदर तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों के नाम जो है वो यही है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमने एक फॉर लूप चलाया। फॉर लूप के अंदर हम क्या कह रहे हैं, ओरिजिनल डाटा सेट डायरेक्टरी में जाओ। ओरिजिनल डाटा सेट डायरेक्टरी कौन सी है भाई हमारी, ऊपर चलते हैं। ओरिजिनल डाटा सेट डायरेक्टरी ये है जहां मेरा ओरिजिनल डाटा रखा हुआ है, यानी ट्रेन वाला फोल्डर जिसका मैंने नाम चेंज करके ओरिजिनल डाटा रखा था। ठीक है, इसके अंदर जाओ और इसके आगे एफ नेम ज्वाइन कर दो। एफ नेम में क्या आएगा, पहला आएगा, यानी एफ नेम पे लूप लगा हुआ है तो कैट 0.jpg ये एफ नेम में आएगा। तो ये बन गया आपके पास सोर्स। ओरिजिनल डाटा सेट में जाओ, कैट 0 उठाओ, ठीक है, ये सोर्स पे आ गई इमेज। और डेस्टिनेशन बताया, ट्रेनिंग डायरेक्टरी में जाओ और ये एफ नेम वहां पर डाल दो और इसको क्या कर दो भाई, sh यूटिलिटी कह रही है कि इसको कॉपी फाइल कर दो। सोर्स से फाइल उठाओ, डेस्टिनेशन पे जाके कॉपी कर दो। ये प्रोसेस कितनी बार चलेगा, ये प्रोसेस 1000 बार चलेगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करने लगा हूं, इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स और हमारा डाटा जो है वो कॉपी हो जाएगा। ये चल गया। अब मैं जाके अपनी फोल्डर में चेक करता हूं 1000 तस्वीरें आ गई या नहीं आई। ट्रेनिंग के अंदर गया, कैट की तस्वीरें कॉपी की हैं, ये मेरे पास 1000 तस्वीरें जो है ओरिजिनल डाटा सेट से निकल के यहाँ पर आ गई। ठीक है, 999 लास्ट तस्वीर होगी क्योंकि हमने लूप चलाया था 1000 टाइम्स। तो ये 999 तस्वीरें जो है वो कॉपी हो गई। अच्छा, इसके बाद हम फिर क्या कर रहे हैं, ये कैट की तस्वीरें उठाई हमने, डाली हैं कहां पर, ट्रेनिंग की कैट में अंदर। अब आगे से कैट की 1000 से लेके 1500 तक की तस्वीरें ये उठानी है और ये डालनी है कहां पर,
वैलिडेशन के अंदर डालनी है 500 तस्वीरें कैट की। तो ये कोड चलाया और 1000 के आगे की जो तस्वीरें हैं वो आ जाएंगी हमारे पास 500 तस्वीरें वैलिडेशन के अंदर। आके चेक कर लेते हैं वैलिडेशन के अंदर कि कहाँ से शुरू हो रही हैं। कैट्स की तस्वीरें स्टार्ट हो रही हैं 1000 से, यानी 999 वहां पे खत्म हुई थी, 1000 से यहाँ से शुरू हो गई। ओके, अब आगे चलते हैं। 1500 तक तस्वीरें वैलिडेशन में चलेंगी, 1500 से 2000 तक तस्वीरें जाएंगी टेस्ट के फोल्डर में, वो भी कैट की खाली। कॉपी किया, और मैंने इसको चला दिया। ठीक है, ये तस्वीरें कॉपी हो गई। अब आती है डॉग की बारी। ये पूरा प्रोसेस अब रिपीट होगा किसके लिए? डॉग की तस्वीरों के लिए। मैं एक साथ कॉपी कर रहा हूं ताकि एक बारी में काम हो जाए। इसको आप इंडेंट कर लीजिएगा याद से। इंडेंट कर लें, इंडेंट कर लें। ये मैंने चला दिया है। सारी तस्वीरें कॉपी हो गई यहाँ पर। अब डॉग और कैट दोनों फोल्डर जो है फिलअप हो गए, टेस्ट के भी और ट्रेनिंग के भी। ठीक हो गया। इसके बाद हमें नेटवर्क बनाना है। ये नेटवर्क बना हुआ है। अब आप आगे जो है ना वो आप लोगों ने काम करना है। अभी टाइम खत्म हो गया है। ये नेटवर्क बना लिया है, फ्लैट डेंस सब लगा हुआ है। ये मॉडल समरी आ रही है। उसके बाद आपने ऑप्टिमाइजर लगाना है। थोड़ा सा डाटा प्री प्रोसेसिंग हुआ है, ये अगली क्लास में हम करेंगे। इमेज डाटा जनरेटर को आप लोग इसको कॉपी करके एटलीस्ट एक बार चला के कम से कम मॉडल चला लीजिएगा, और जहां तक काम हो सके ये एक्यूरेसी जो है वो आप यहां तक लेकर आ जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसको एक्सप्लेन कर दूं और अगली क्लास में हम डाटा ऑगमेंटेशन जो है वो परफॉर्म कर लें। ठीक है। अच्छा सर, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा वैलिडेशन की थोड़ी समझ नहीं आई सर। वो 1500 80,000 तक वो डिफरेंट हुआ है। तो सर वैलिडेशन जो कर रहे हैं सर इसमें भाई हमने शुरू क्या कहा था कि हम 2000 4000 तस्वीरें ले रहे हैं। 2000 तस्वीरें ट्रेनिंग में डालेंगे, 2000 टेस्ट में डालेंगे। ट्रेनिंग में से 3 सेक्शन निकलेंगे ना, 0 से लेके 1000 तक हमने जो है ना वो ट्रेनिंग में डाली। फिर उसके बाद 1000 से 1500 तक वैलिडेशन में डाली। फिर 1500 से 2000 तक टेस्टिंग में डाल दी। 2000 तस्वीरें पूरी हो गई। ये कॉपी पेस्ट के साथ नहीं हो सकता काम, ये वेरिएबल बनाने हैं। कॉपी पेस्ट के साथ नहीं हो सकता काम, ये वेरिएबल सर जो हमने मॉडल ट्रेन करना था, आपने कहा था प्री ट्रेन मॉडल है वो सर, ये वाला जो लगा हुआ यही मॉडल है सर वो? नहीं सर आपकी आवाज गई। अच्छा आवाज नहीं आ रही। चले मैं अभी आर्गुमेंटेशन वाली कर रहे हैं यार। अभी वो नहीं, वो नेक्स्ट फेज, अभी तो पहली फेज है। मैं अभी इसको एंड कर रहा हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ये काम जो हमने कमांडेंट पे किया अभी ये वैसे फाइलें यूज कर देते हैं। आवाज नहीं आ रही। ये एक वे है, डिफरेंट वे से किया जा सकता है। वो बुक वाले ने तो वे शो किया। अगर आप वैसे बाय हैंड करना चाहते हैं, मैनुअली करना चाहते हैं, मैनुअली कर लें, और अगर किसी और तरीके से करना चाहते हैं कर दें। एक्चुअली तो 3 चीजें अलग करनी है आपने, ट्रेनिंग, वैलिडेशन और जो टेस्ट। तो एक वे उसने बताया है।